अस्सलाम वालेकुम। आज यासिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब पॉलिसी एनालिस्ट हैं, लॉयर हैं, नीदरलैंड्स में बहुत अरसा क़याम रहा है, आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। यासिर भाई, जो कल रात जो सूरत हाल थी वो तो एक क़यामत की रात थी। और रात 3 बजे का कोई वक्त था हमले का अमेरिका की जानिब से ईरान पर, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। और जैसे कि ज़ाहिर है, कोई भी सोचने समझने वाला इंसान, दर्द महसूस करने वाला इंसान होता है। लेकिन जो कि आप पता है आपको कि मेरा आजकल सर्विकल पेन का एक बड़ा शदीद मसला है, उसने मुझे और तकलीफ़ में डाल दिया। मैं ये सोच रहा था कि ये कैसी दुनिया है कि जिसमें हम इंसानी हुकूक का मंजन सुनते-सुनते बड़े हुए, और अब जाके मालूम हुआ कि जिनके लिए हमने बड़े अच्छे-अच्छे अलक़ाबात और बड़ी अच्छी-अच्छी टर्म्स कॉइन की हुई थी तहज़ीबों के लिए, वो तहज़ीबें तो बिल्कुल बरहना हो गई हैं। और रात को इत्तेफ़ाक ऐसा है कि जहाँ पे मैं आजकल रह रहा हूँ, तो जहाज़ गुज़रते हैं वहाँ से। तो मुझे याद आ रहा था कि जब मैं इराक़ 2015 में गया, तो वहाँ पर मुझे एक होटल में काम करने वाले लड़के ने बताया था कि जब अमेरिका ने वहशियाना बमबारी इराक़ पे की, बगदाद पे स्पेसिफ़िकली, तो मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, बीवी थी, तो मैं उनको ना अपने हाथों में बिल्कुल अपने सीने से लगा के बैठता था कि पता नहीं अब बम गिरा और अब हम मर जाएँगे। और ऐसे हमारी रातें गुज़रती थी, और सुबह उठ के पता चलता था कि 2 गली छोड़ के कोई मर गया और फलाने मोहल्ले में बम गिरा, वहाँ लोग मर गए। तो मैं अपने बच्चों को देख रहा था, और आपको पता ही है कि अब हम जिन हालात से पाकिस्तान में गुज़रते हैं, और अगर आप यूनिवर्सिटी रोड पे ही मेरे ख़्याल से 1 महीना ट्रैवल कर लें तो ज़िंदगी गुज़ारने की सारी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो बाल ये है कि मौत को हमने कभी कुछ नहीं समझा, मगर आज अपने बच्चों की तरफ देख के डर जाते हैं कि इन बच्चों का क्या होगा अगर हम चले गए, और इन बच्चों को ज़ाहिर है अभी हमारी ज़रूरत है। लेकिन बच्चे तो ईरान में भी हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से वो 168 बच्चियाँ स्कूल में शहीद हुईं, और बच्चे वहाँ पे शहीद हुए, गज़ा में, लबनान में, मिडल ईस्ट में जिस तरह से बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो ये बहुत, मतलब इसने ना मुझे ज़हन को माऊफ़ कर दिया है। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आपको पता है कि हमारे जितने भी दोस्त हैं मुख्तलिफ़ ख़याल के आते हैं, अपने-अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। कोई दाएँ बाजू वाला है, कोई बाएँ बाजू वाला है, कोई सेंटर वाला है, और कुछ का तो हमें भी समझ नहीं आता कि भाई ये कौन-सी तरफ से बात कर रहे हैं। लेकिन आपके बारे में हम जानते हैं कि आप देखने में तो बहुत ही शदीद सेकुलर आपको जो है अल्लाह ने हुलिया अता किया है। मतलब आपको देख के लगता है सेकुलर आदमी है। लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो मालूम होता है कि नहीं, आप तो ठीक-ठाक पैन इस्लामिस्ट और इस्लाम पसंद किस्म के इस्लाम पसंद है। और आजकल ये एक बिल्कुल नई ब्रीड आई है ना, कि वो जो यूथ क्लब जैसे लोग जो माशाल्लाह से हैं, कि इनको देख के, उनकी मोटरसाइकिलें देख के और उनके वो जीन्स और शर्ट देख के लोग समझते हैं या तो सेकुलर लोग होंगे, लेकिन उनकी तो बाल दाढ़ियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं। आप आपका तो वो भी मामला नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इस पूरी सूरत-ए-हाल को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो एक शायर आदमी हूँ, दर्द महसूस करने वाला, और मतलब ख़यालात के साथ बह जाने वाला। आप में एनालिटिकल स्किल ज़्यादा है, आपने पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी काम किया है, यूरोप में बहुत अरसा गुज़ारा है, और मगरिबी तहज़ीब को बहुत करीब से इस तरह भी देखा है कि जो इंसानी हुकूक पर आपका काम है, और जो इंसानी हुकूक के हवाले से वहाँ पे आपने चीज़ों को इदारों को करीब से देखा है। तो क्या मगरिबी तहज़ीब जो हम समझते रहे यहाँ से बैठ के, वो वैसे ही है, या फिर ये एक एक फ़साद था, एक पर्दा था जो चाक हो गया है? और जो वो कुरान में अल्लाह ने कहा ना कि लक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने तो बनी आदम को बड़ी एक अज़मत अता की है, वक़ार अता की है, तो वो वक़ार कहाँ है कि जब वो सदर ट्रम्प कहते हैं कि मैं पूरी सिविलाइज़ेशन ही आज रात तबाह कर दूँगा? आपकी तमहीद माशाल्लाह बड़ी जानदार थी। और एक मीम टेम्पलेट है जो आजकल बड़ा क्योंकि हम माशाल्लाह पाकिस्तान अपनी एक एक्सपोर्ट, हमारी एक मीम भी है जो हम बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से एक्सपोर्ट असल करते तो वही है अब। हैं। सो उसमें अरबी के कुछ अशारे वो वक़ूलु कौलु करके वक़ूलु कौलन सदीदा, नहीं नहीं वो नहीं तो नहीं, हाँ, जो कि ये अशार कह रहे हैं आप, कि सॉरी, हाँ जी, सॉरी। अशारे के ये जो दुनिया है, ये दुनिया, दिस वर्ल्ड इज़ अ वर्ल्ड ऑफ सॉर्ड, ये दुनिया जो है, ये दुनिया तलवारों की है। ये उसके अरबी मतलब उसके अरबी में उसके ये मतलब है। तो वो बड़ी आजकल मीम टेम्पलेट बहुत मुख्तलिफ अंदाज से भी यूज़ हुई है। तो जो जो करंट सूरत हाल है, उससे अगर आप मंतक लगाएं और लॉजिक को फॉलो करें, अपना जो दिमाग है वो कॉमन सेंस के थ्रू, जो आपके पास अवेलेबल सेंसेस अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई हैं, उनके उनके थ्रू आप करें, तो आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वाकई हकीकत यही है कि भाई ये दुनिया ताकत की दुनिया है। हुँ। जो एक पर्दा पड़ा हुआ था, जो एक बहरूप इस दुनिया ने ओढ़ा हुआ था,
वो कुछ अरसे में बिल्कुल बरहना हो गया है। और उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर तो ये है कि इन्फॉर्मेशन जो अब अवेलेबल है इजीली सबके पास। आज से 25 साल पहले जब अफ़गानिस्तान वॉर हो रही थी या इराक वॉर हो रही थी, आज से 23 साल पहले, 24 साल पहले, तो उस वक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन के ज़राए थे बहुत महदूद थे। तो उस वजह से जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी, क्योंकि उसी मालूमात की बेस के ऊपर ही, उसी इल्म की बुनियाद के ऊपर ही इंसान अपनी कोई ना कोई राय बनाता है। तो जो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है इस मौजूदा दुनिया में, वो ये है कि उसने बहुत सारी चीज़ें खोल के आया कर दी हैं। तो उसमें एक ये फैक्टर भी है, वरना हमेशा से दुनिया का निज़ाम ऐसे ही था। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि पिछले कुछ लोग ये कहते हैं कि जी ये एक पागल इंसान है जो आके बैठ गया है एक बहुत ताकतवर तरीन मुल्क का। नहीं जी, उससे सबसे ताकतवर तरीन जो इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है उसका, लेकिन उससे पहले भी जो सुदूर गुजरे हैं अमेरिका के, भले वो कहने में बड़े अच्छे हों, उनका आर्टिकुलेटी एक अंदाज हो, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, वो प्रेजेंट अपने आप को बहुत अच्छा करते हो, बड़े सोफिस्टिकेटेड कांटे और चमचे से खाने वाले, लेकिन उनकी पॉलिसी देखें, उनके एक्शंस देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स हैं। ओबामा के बारे में तो मशहूर है कि ओबामा ने अपना पहला दिन ऑफिस का संभाला, वो एक मीम भी बड़ी मशहूर हुई थी कि उसने अपने पहले दिन ऑफिस का संभाला और पहले दिन उसने ऑर्डर किया दिया, तो वो एक जो पिक्चर लगी हुई है वो रैम्बो की लगी हुई है, वो रॉकेट्स मार रहे हैं। तो ओबामा ने तो आते साथ ही यमन में ड्रोन्स और पाकिस्तान में ड्रोन्स और बाकी सोमालिया में ड्रोन्स जो आपने वो मीम का जिक्र किया ना, वो एक मीम चलती है कि जब डेमोक्रेट्स की हुकूमत आती है तो जो बम बरसाते हैं उसमें LGBTQ वाला वो, और क्या होता है वो रेम्बो वाला वो डिजाइन बना होता है, वर्चुअल सिग्नलिंग, और के खातून पायलट जो है वो बैठी हुई है, वो उन्होंने बम मारा है। मतलब मैं सादे वाले मिसाइल बरसाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे रियलाइज कर रहा हूँ ना कि ये दुनिया तो हमेशा से वैसी थी। इंफॉर्मेशन की वजह से जो नई इंफॉर्मेशन के टूल्स हमारे पास आए हैं उसने ज़िंदगी एटलीस्ट इस मायने में आसान कर दी है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि ऑब्वियसली बात है कि जब दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, असल में इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में जो फातहीन थे उसमें एक सोवियत यूनियन थी और एक US की एलाइड फोर्सेस थी, जिसमें US था, जिसमें फ्रांस था, जिसमें UK था, लेकिन बज़ाहिर US ही कहेंगे, US और सोवियत यूनियन। ये दोनों जो थीं, ये दो ताकतें दुनिया में उभर के सामने आई थी। फिर नेशन स्टेट्स ने उस वक्त की जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी वो बिल्कुल बदल दी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या मामला थे कि एटलीस्ट एम्पायर्स थी या सल्तनतें थीं, जमहूरियत अगर किसी जगह पे थी तो कहीं पे नहीं भी थी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन बहरहाल जो एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी उस वक्त दुनिया की वो मुख्तलिफ थी। ये रहने तो खाएंगे पीएंगे बाद में, चाय दे दो उनको। जी कंटिन्यू करें। तो उसमें उस जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेंज हुई है, उसके बाद क्योंकि देखें मुस्लिम सेंस से भी देखना ज़रूरी है, ये मुस्लिम लेंस से भी देखना ज़रूरी है दुनिया को। एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 2 से पहले मुस्लिम लेंस मुख्तलिफ था कि भाई चलो एक टूटी फूटी सही एक ऑटोमन हमारी जो सल्तनत है वो मौजूद है, खिलाफत मौजूद है, या मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने वाली कोई हुकूमत मौजूद है, इसको ऐसे कह लें। क्योंकि असल में ये ना कि वो टर्मिनोलॉजी से बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो भाई हम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने वाली, मुसलमान एक इंटरेस्ट ग्रुप है ना, मुसलमानों की अपनी सकाफत है, उनका अपना कल्चर है, उनके अपने नज़रियात हैं, उनका अपना अकीदा है, उनका अपना रहन सहन है, उनकी अपनी मईशत है, उनकी अपनी माशरत है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 से पहले कि भाई एक टूटी फूटी सही, बहुत ही कमज़ोर सही, लेकिन वो एक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाली मौजूद थी, मुसलमान एज अ नेशन या मुसलमान एज अ ग्रो, एज अ कलेक्टिव ग्रो। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलिटी चेंज हुई, नेशन स्टेट्स बनी। नेशन स्टेट्स में जो अच्छा, और सबसे मज़े की बात यह है, थोड़ा सा केविएट करूँगा कि नेशन स्टेट्स की आप किसी से डेफिनेशन पूछें कि यार नेशन स्टेट्स होती क्या हैं, कोई आपको कोहेरेंट और सेंस मेकिंग डेफिनेशन आपको नहीं दे सकेगा। कुछ लोग कहेंगे कि जी हाँ लैंग्वेज, तो इंडिया इतनी बड़ी नेशन स्टेट बना हुआ है, वहाँ तो हर 10 किलोमीटर के बाद जो है वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कोई ये कहेगा कि रंग व नस्ल शायद जो एथनिसिटी है उसकी, सो आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की एथनिसिटीज़ पाई जाती हैं।
अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एथनिसिटीज़ पाई जाती हैं। अब तो शायद यूरोप की भी जो डेमोग्राफिक्स हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की एग्जाम्पल देख लीजिए कि कितना डाइवर्स किस्म की एथनिसिटीज़ हैं यहाँ पर। तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ बातें करेंगे, कुछ लोग कल्चर कहेंगे तो कल्चर बहुत ही आर्बिट्रेरी किस्म की टर्म है, कोई कोहेरेंट डेफिनेशन नहीं है। लाएगा, कोई हिस्ट्री लाएगा, कुछ लोग ज्योग्राफी लेके आएंगे, तो आप अफ्रीका को उठा के देख लीजिए। अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो लाइनें खींची गई हैं, तो मुझे लगता है कि जो यूरोपियन कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 समथिंग में, मिड 18s में, मतलब जो 19th सेंचुरी की मिड में, तो उसमें मुझे लगता है कि बस वो कोई बैठा होगा, उसने आंखें बंद करके ऐसे करके ड्रॉ कर दी होंगी, तो बस बन गई। वो ज्योग्राफिकली भी सेंस नहीं बन रहा जो अफ्रीकन कंट्रीज को जिस तरह बार बांटा गया। तो कोई जो भी नेशन स्टेट्स के प्रोपोनेंट्स हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको कोई कोहेरेंट डेफिनेशन दे ही नहीं सकेंगे। बहरहाल लेकिन हकीकत ये, दुनिया की हकीकत अभी आज ऑब्जेक्टिव रियलिटी यही है कि नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। उसकी वजह से हुआ क्या? उसकी वजह से हुआ ये कि जो मुसलमान एज अ ग्रोथ है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जो है वो सेकेंडरी रह गया। जो प्राइमरी इंटरेस्ट हो गया किसी भी स्टेट का, वो हो गया कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो टॉप पे आएगी। अब इसमें एक काउंटर आर्गूमेंट बहुत से लोग ये भी देते हैं कि जी माजी में मुख्तलिफ मुसलमानों की सल्तनत, सल्जूक अलग रहे हैं, अयूबी अलग रहे हैं। ये बात हकीकत है, मैं इस चीज़ को कंसीड कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त कभी ये नहीं होता था कि वो एक वक्त में 50 जो है वो खलीफा मौजूद है या 60 खलीफा मौजूद है। अब सही है, वो कॉन्फ्लिक्ट है 3-4, तो एटलीस्ट वो रिस्क मिनिमल लेवल पे था। अभी नेशन स्टेट्स की वजह से जो दुनिया बनी, उसमें कुछ कंट्रीज़ ने जो अपना अलाइनमेंट थी वो सोवियत यूनियन के साथ रखी, कुछ ने जो अमेरिका के साथ रखी, कुछ ने कहा कि जी हम दोनों को खुश रखेंगे, जैसे पाकिस्तान है। या सोवियत यूनियन को नहीं कह लें तो वो जो मल्टीपल सुपर पावर्स को एक साथ खुश रखना। वैसे मेरे ख्याल से इंडिया ने ज़्यादा ये किया ना कि दोनों को खुश रखने। हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने तो बहुत वाज़ेह इंडिया ने भी ये किया, अमरीका की तरफ झुकाव हमारा हो गया था, इंडिया ने भी किया। लेकिन मैं आज के पाकिस्तान की बात करूँ तो हाँ, आज पाकिस्तान मल्टीपल सुपर पावर्स के साथ अच्छा ताल्लुक रखना चाहता है। बहरहाल तो उस सूरत हाल में जो कॉन्फ्लिक्ट थे वो बाइनरी से निकल के बड़े डायनामिक्स हो गए। बाइनरी कॉन्फ्लिक्ट से आते कि भाई या तो आप इस तरफ हैं या आप इस तरफ हैं। लेकिन इस नेशन स्टेट्स की वजह से, पहले फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो अगर वहाँ पर एक बड़ा खित्ता की एक ही सल्तनत थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ कि वो खित्ता ख़त्म होकर 5-6 ममालिक बन गए। अब उनमें से 5-6 ममालिक जो बन गए, उनमें से 3 कह रहे हैं कि जी हम कमांड सिस्टम कम्युनिज्म का मॉडल चाहेंगे, कुछ कहेंगे जी नहीं फ्री मार्केट जो लिबरल कैपिटलिज्म है वो हम चाहेंगे। तो उस सिलसिले में सोवियत यूनियन और यूएस की फिर एक नई कशमकश शुरू हुई उसके बाद। और दुनिया, जब से दुनिया की हिस्ट्री है, मतलब मैं कोई हिस्ट्री का कोई गीक नहीं हूँ या मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कह रहा, लेकिन तारीख़ हमें ये बताती है कि असल जो हमेशा से लड़ाई रही है वो रिसोर्सेज की रही है, और रिसोर्सेज पे कंट्रोल की पॉलिसीज़ पे रही है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी और उस डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी कौन बनाएगा। तो हमेशा से जो यानी कि जो न्यूक्लियस रहा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का, वो रिसोर्सेज पे रही है। मार्क्स बहुत अच्छा समझा के जा चुके हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर। लेकिन ये काम एडम स्मिथ ने भी बहुत अच्छा किया हुआ है, जो रोसो ने भी अच्छा किया हुआ है। खैर, तो आर्ग्यूमेंट मेरा ये था कि उसके बाद जो मुस्लिम नेशन स्टेट्स थी वो अपने इन इश्यूज़ में इंगेज होकर रह गई। यानी कि क्या, नंबर 1 कि अपनी पॉपुलेशन को ही कैसे कंटेन रखना है, उनको उनके इंटरेस्ट को कैसे सेफगार्ड करना है अगर कहीं पे कोई गुड फेथ था भी। दूसरा ये कि किस कैम्प में जाके बैठना है। न्यूट्रल लेना है तो उसके मसले अलग, एक कैम्प ए में बैठना है, कैम्प बी में बैठना है। तो ये मसला सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ को पेश नहीं आया, बल्कि दुनिया भर में अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी पेश आया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी पेश आया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी पेश आया कि वहाँ पर इस रिसोर्स की जंग में, जहाँ पे सोवियत यूनियन चाहता था कि उसकी एक इम्पीरियलिस्टिक मॉडल दुनिया में बने, और यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि जो नहीं उसका जो नज़रिया है वो सारे ममालिक अपनाएं। उस वजह से हुआ ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहे दुनिया में। जो पहले अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कह लें कि अगर नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि एक साल में 10 कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो वो 100 हो गए।
क्योंकि इकाइयाँ एंटिटीज़ जो थी वो मज़ीद बनती गई। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में एक फ्लोर पे एक फैमिली रह रही है तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, उसी फ्लोर पे 10 फैमिलीज, और उसी फैमिली को आप ब्रेक कर दें 10 फैमिलीज में तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ बढ़ाते हैं, ये कॉमन सेंस की लॉजिक कहती है। तंग आमद बजंग आमद वाली बात है। जी बिल्कुल। तो उसमें नंबर ऑफ एंटिटीज़ बढ़ती गई, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए। कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने के नतीजे में आज की रियलिटी ये है कि बहुत सारे अफ्रीका के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत जुल्म हुआ है। मतलब उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट हो सकती है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। साउथ अब क्यूबा के साथ देखें कि अब 10-12 मिलियन जो हैं वो एक तरह से कैद में हैं। आप सोचें कितनी ब्रूटैलिटी है ये। फिर साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया, लाओस वगैरह, वहाँ पर भी बहुत सारे होते रहे। सिंगापुर, मलेशिया, इन सब, इंडोनेशिया, ईस्ट तैमूर, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे मुस्तकिल। जो यूनिक बात है ना वो ये है कि तीन किस्म के रिजल्ट्स निकले इस कशमकश से। पहला रिजल्ट ये निकला, मतलब अमेरिका ऑब्वियसली बात है 80s में, अर्ली 90s में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अमेरिका जीत गया, फातिह बन के निकला कोल्ड वॉर का। लेकिन उसके नतीजे में 3 हिस्से निकले। एक वो हिस्सा था कि जो ममालिक डर गए अमेरिका की बादशाह से, उनके डरने के नतीजे में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और वो अमेरिका की कॉलोनी बन के रह गए। जैसे जापान, उनके ऊपर न्यूक्लियर बम बरसाया, जापान ने कहा कि भाई हम तो न्यूक्लियर मार दिया, अब तो हम क्या इनसे मुकाबला करें, ये तो हमारी नस्ल को ख़त्म कर देंगे। तो वो सब्जुकेट होकर रह गए। साउथ कोरिया की एग्जाम्पल के सामने, कोरिया वॉर के बाद वियतनाम की एग्जाम्पल ऐसे सामने ही है। और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं कि जिनसे बराह रास्त जंग तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका से वो डर गए और वो उस सब्जुकेशन में चले गए। कुछ जो ममालिक थे वो अगर अमेरिका से डरे नहीं तो अमेरिका के दोस्त बन गए अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट की बिना पे, जो थोड़े से पावरफुल थे। हाँ, ताकत जरूरी है दोस्ती के लिए। हाँ, मतलब जिनके पास कुछ ऑफर करने को था, जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, उनके पास एक रिसोर्स थी। मैंने कहा ना, दुनिया में हमेशा रिसोर्स की जंग रही है। उनके पास तेल निकल आया तो इतनी बड़ी रिसोर्स जो दुनिया को चलाने के लिए है, तो उनके पास ऑफर करने को कुछ था, तो इस वजह से वो दोस्त बन गए। उसके बावजूद भी इराक वगैरह का क्या हाल हुआ, वो तो मैंने कहा कुछ कंट्रीज जिनके पास कुछ ऑफर करने को था, तो कुछ दोस्त बन गए जिनके पास कुछ ऑफर करने को था। जैसे यूरोप है, यूरोप के पास ऑफर करने को था कि भाई एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पास है, सोवियत यूनियन या अभी मौजूदा रशिया को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए उनके पास ये रिक्वायरमेंट थी। तो उस वजह से यूरोप के पास ऑफर करने को था। इस वजह से यूरोप और अमेरिका एक समझे कि एक तरह से एक ही बन के एक ही एंटिटी बन के रह गए। अब तो झगड़ा हो गया। अब तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, बहुत सी चीज़ें लाइन ब्लर हो गई हैं। लेकिन तीसरा जो इसका आउटकम ये निकला कि ना वो डरे, और अगर उनके पास कुछ ऑफर करने को था भी तो उन्होंने कहा कि जी हम इनकी बादशाहत क्यों माने, इनकी बदमाशी क्यों माने। उसमें जो है वो चाइनीज़ शामिल हैं, उसमें रशिया तो उनके साथ डायरेक्टली था, और उसमें क्या आप कह लें कि मुस्लिम ममालिक में वो सोच रखने वाले लोग कि जो किसी दूसरे की सब्जुकेशन के ऊपर मान नहीं रहे। जैसे कि मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत सारी तरीके हैं, इस्लामी तरीके हैं, मजहबी तरीके। मैं रियासतों की बात नहीं कर रहा, मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ। उन तरीकों से बहरहाल फ़र्क ये पड़ता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो पड़ता है उन रियासत की पॉलिसी के ऊपर, वो चीज़ उसको शेप करती है। अगर बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करती तो एटलीस्ट शेप कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी कैलिब्रेशन होती है। तो ये आउटकम निकला। उसमें चाइना चूँकि सुपर पावर बन गया, और चाइना की जितनी तारीफ़ की जाए कम है कि उसने मेरे ख्याल से 50 साल पहले उसने एक जंग लड़ी थी वियतनाम पे, वो भी एक महीने तक जंग लड़ी थी। उसके 50 साल में उसने कोई जंग नहीं लड़ी। मतलब सही है, अब हल्की फुल्की बॉर्डर के ऊपर झड़पें हुई हैं, लेकिन जो जिसे जंग कहते हैं आप किसी भी डेफिनेशन में, वो उसने चाइना ने जैसे कोई ताइवान वगैरह के मसले चलते रहते हैं, वो ऑब्वियसली जंग नहीं है, ठीक है, दैट्स ट्रू, जंग नहीं हुई। ये नहीं कि कोई वायलेंट अग्रेशन चाइना ने छोड़ी की है। अफ्रीका के साथ वो ट्रेड कर रहा है, साउथ अमेरिका के साथ वो ट्रेड कर रहा है, मिडिल ईस्ट के साथ वो ट्रेड कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड कर रहा है, उसका इन्फ्लुएंस फैल रहा है। लेकिन एक गोली चलाए बगैर उसने किया, तो वो एक बिल्कुल यूनिक मॉडल है जो कि कभी कभी मिरेकुलस है। मतलब कभी कभी दिमाग को माफ कर देता है कि उन्होंने एक सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन सही है यूरोपियन इंपीरियलिज्म के आगे, अमेरिकन इंपीरियलिज्म के आगे, जिसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन कहते हैं चाइना की। उसके बाद उन्होंने पिछले
20 25 30 सालों में जो वो आके अब अमेरिका से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट अमेजिंग। अपनी आधी आबादी को खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे जो थी उसको उन्होंने उठाकर स्टेबल किया, और मतलब हैरान कुन वाक़या है ये हमारी जी। गुज़िश्ता सदी और खास इस सदी का भी अभी तक तो। एग्जैक्टली अब उसमें देखें जो वाज़ेह फ़र्क है ना, लोग उससे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि भाई मुस्लिम ममालिक भी ये कर सकते थे। तो मैंने एक तो ये मैंने कहा ना कि यूनिक चीज़ है, ये एक्सेप्शन है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप किसी एक्सेप्शन चीज़ को उठा के किसी के ऊपर उसको स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करेंगे तो मसले पैदा होंगे। वो एक्सेप्शन क्यों है कि चाइना सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी थी, उसकी सब चीज़ें वहीं से, उसकी आबादी भी बड़ी थी, वो जो भी उसको दुनिया में चाहिए वो सब कुछ खुद ही कर सकता था। और उनके नज़रियात भी अपने लोकल है ना, और हाँ, वो तहजीब भी हज़ारों साल पुरानी ऐसा ही है। और भी बहुत सारे लेकिन ये लोग कुछ चीज़ें तो हमारे पास मुसलमानों के पास भी तो थी ना। बिल्कुल, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। दूसरा ये कि चाइना कभी पिछले अरसे में डायरेक्ट सब्जुकेशन नहीं रही उसकी, यानी कि कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंपीरियल ऊपर आके 70s के बाद कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंपीरियल ऊपर आके बैठ गया हो, वो बता रहा हो चाइना को तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें आखिरी जो वाक़या हुआ से वो जापानीज जो इंपीरियलिस्ट नहीं कहता, बिल्कुल वो आखिरी था। जी। उसके बाद यूरोप ने, यूएस ने बहुत सारी इकोनॉमिक मॉडल के तहत उनको सैंक्शन करने की कोशिश की, उसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई डायरेक्टली ऊपर आके बैठ गया हो जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हुआ। लेकिन मैं जो यूनिक बात कर रहा हूँ, वो यूनिक बात ये है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, वो ये है कि तमहीद लंबी हो गई, वो ये है कि मुसलमान हाकमियत आला, अगर मुसलमान है उसकी नज़रियात में, वो हाकमियत आला अल्लाह की मानता है। बोलता है भाई दुनिया में हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुझे बताए कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पूरी कल्चर को शेप करता है, हमारे बिहेवियर को शेप करता है। अब अभी इस पे बात कर सकते हैं कि अच्छा ये बुरा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये पूरे बिहेवियर को शेप करता है, ये हमारे पॉलिसीज़ को शेप करता है, और जो कन्फ्रंटेशनल किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसको शेप करता है। अच्छा या बुरा मौजूदा दुनिया के हिसाब हाँ, से आप मौजूदा कह दुनिया रहे के हैं, हिसाब से। सही। अब जैसे उसमें मैंने अर्ज़ किया ना कि जो कंट्रीज़ मान गए कि भाई ठीक है, सही। ये रियलिटी, वक्त की रियलिटी ये है। आदाब गुलामी पैदा कर दी ना हाँ, तो उन्होंने। उनको तो इशू नहीं था कोई भी इस हवाले से। उनके लिए रोटी कपड़ा मकान बस यही हमारे जो है समझाते हैं रोशन ख्याल दानिश्वर के भाई आप ताकतों के साथ मामला फहमी के साथ चलें, क्या ज़रूरत है हर वक्त मरने की और अपने ऊपर अच्छा ऐसी सिचुएशन पैदा करने की कि बम बरसाए जाएं आप पे। लेकिन ये एक सेपरेट आर्गुमेंट है कि उनके साथ मामला फैमिली से चलें, ये एक सेपरेट आर्गुमेंट है। मैं अभी रियलिटी बता रहा हूँ कि उनकी सब्जुगेशन नहीं मानना। आप कोई आपसे ताकतवर हो, आप देखें अगर हम किसी को फाते मानेंगे तो इसका मतलब है ना कि हम मफ्तू हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, अब कह रहा हूँ कि आप किसी को अपने से ज़्यादा ताकतवर मान रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन ये है कि भाई आप उसके गुलाम बन जाएं, आप उसकी सब्जुकेशन के अंदर आ जाएं और वो उसको आका मान रहे हैं, पहला ऑप्शन तो यही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको आका नहीं माने। तो अगर उसको आका नहीं माने तो फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, उस पर तो बात कर सकते हैं कि उसमें मामला फहमी करनी है, उससे किस तरह निजात पानी है, उससे कन्फ्रंटेशन कितनी हद तक करनी है। लेकिन ऑप्शन तो यही है, क्या तो उसको आका मान रहे या उसको आका नहीं माने। तो मुसलमान तहजीब में, अच्छा आप ये कह रहे हैं मुसलमानों का ये बिल्ट इन एक फीचर है कि वो हाकमियत आला तो अल्लाह की मानेंगे। वो मुसलमान कहीं का भी हो, मुसलमान वो इंडिया का हो जहाँ पर वो फाशिस्ट तरीन हुकूमत के अंदर रह रहा हो अभी मौजूदा, कि जहाँ पर मतलब वो जो उनके खाने पीने के इशू थे वो तो बहुत पहले से थे, अभी तो इबादत के तक पर बात आ गई थी। हम सुनते थे ना बहुत पहले कि हम शायद बड़े हुए हैं ये सुन के कि देखो जी उनको ना हमारे आपकी नमाज से कोई मसला नहीं है, यानी कि जो मुसलमान तहजीब के दुश्मन आप कह लें, उनको आपकी नमाज से कोई मसला नहीं है, आप नमाज़ पढ़िए, उनको आपकी ज़कात से मसला नहीं है, आप ज़कात दीजिए, उनको आपकी दाढ़ी से कोई मसला नहीं है, आप ज़कात दीजिए। बस आप जो है ना उनके सिस्टम को चैलेंज मत कीजिए कि मईशत में, माशरत में, सियासत में हमारा नज़रिया आना चाहिए। आप जब तक उनके सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे तब तक उनको मसला नहीं है। अब तो ये थीसिस भी बिल्कुल फेल हो गया है, क्योंकि यूरोप के अंदर भी, यूएस के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी लोगों को सिर्फ इस बात पर निशाना बनाया जा रहा है कि वो उनका हुलिया कैसा है, उनका मज़हब कौन सा है, उनकी नमाज़ पढ़ने पे इशू बनाया जा रहा है कि वो नमाज़ कहाँ पढ़ रहे हैं। तो अब ये थीसिस भी फेल हो गया। तो यानी कि वो इस्लामिक डॉक्ट्राइन ही है, या मुझे नहीं एग्जैक्टली याद नहीं कि वो आयत है या हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि जब तक
मतलब तुम इनके लिए बिल्कुल मर भी ना जाओ, तुम उनके जैसे होने की कोशिश भी करो, तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे तुम जो है वो क्या है कि कुएं में ना कूद जाओ और हाँ बिल्कुल, हद तक के तो ये ये बिल्कुल मुस्लिम, खुश नहीं होंगे। अब ये मुस्लिम तहजीब का मसला है। अब इट्स अ गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम, ये तो बात की बात है, लेकिन मुस्लिम तहजीब का ये शो ही है कि वो सब्जुगेशन, हाकमियत अला। मैं एक एग्जांपल दूंगा, गेम ऑफ थ्रोन्स की एक बड़ी ज़बरदस्त उसमें एक स्टोरी है कि दो लोग बातें कर रहे होते हैं, एक अमूमन शायद उससे उसका सुपीरियर होता है, उसका जूनियर होता है, इन मिलिट्री रैंक्स कह लें। तो जो जूनियर होता है वो अपने सुपीरियर मिलिट्री रैंक वाले से पूछता है कि एक पहेली पूछता है कि एक कमरे में 3 लोग हैं, एक सियासतदान, एक बादशाह और एक सिपह सालार, और एक कमरे में, उसी कमरे में एक सिपाही तलवार लिए खड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि तीनों ने सिपाही को कहा कि मुझे छोड़ के बाकी दोनों को तलवार से उड़ा दो। सियासतदान ने भी यही कहा, सिपह सालार ने भी यही किया और बादशाह ने भी यही कहा। तो वो सिपाही किसकी बात मानेगा? तो जो उसका सुपीरियर था वो बोलता है मुझे नहीं मालूम किसकी बात मानेगा। तो अब उसमें देखें फिर उसमें आर्गुमेंट ये भी निकलता है कि अगर ताकत सिपाही के पास है तो वो बाकी तीनों क्यों ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे ताकत उनके पास है? यानी कि एक जो है वो सरबराह मुमलिकत है, एक आर्मी चीफ है, और तीसरा क्या है, पॉलिटिशियन है या मतलब सही है, उसके पास भी एक सियासी असर। अच्छा वो तो बादशाह हो गया ना, बादशाह, आर्मी चीफ और कोई, सही है, सही ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के सियासतदान, मतलब आप समझे तीनों पोजीशन ऑफ पावर वाले बंदे हैं। सही है, तीनों पोजीशन ऑफ पावर वाले बंदे हैं। वो उस सिपाही से कह रहे हैं कि मुझे छोड़ के बाकी दोनों को, तो वो किसकी बात मानेगा? सही है। तो उसमें जो ये सवाल ये उठता है कि अगर ताकत सिपाही के पास है, सिपाही ने फैसला करना है कि इसको मारेगा, तो वो तीनों क्यों ऐसे बिहेव करें कि ताकत उनके पास है? एक तो ये मसला ही पैदा होता है। फिर वो बड़ी ज़बरदस्त बात कहता है पावर रिजाइड्स वेयर मैन थिंक इट रिजाइड्स। So it's all in your head. उस जो सिपाही के दिमाग में जो खाका होगा ताकत का, वो उस लिहाज से बिहेव करेगा। सिपाही समझता है कि यार सियासतदान के पास ताकत है क्योंकि भाई उसके पास, उसके पीछे पब्लिक खड़ी हुई है, उसके पीछे आवाम की ताकत है, आवाम कितना, आवाम ताकत का सर चश्मा। कह रहा है अगर उसके पीछे, तो वो उसकी बात मानेगा। वो समझेगा नहीं सिपह सालार की पूरी आर्मी है तो उसकी बात मानेगा। वो समझेगा नहीं बादशाह के पास ताकत है, बादशाह पूरी सल्तनत का मालिक है। तो जैसे कि हमारे किसी अफसर को एक फ़ोन वजीर आला का आए और एक ऑर्डर आए, और वो जैसे फ़ोन बंद करे दूसरे फ़ोन पे कहीं और से फ़ोन आ जाए, तो वो जाहिर है कहीं और से फ़ोन आने वाले की बात मानेगा। बिल्कुल। तो क्यों उसके सामने खाका मौजूद है कि भाई ताकत जो है वो किसके पास है। सही। तो उसने, अब मुसलमानों की जो फिलॉसफी है उसमें बिल्ट इन है कि ताकत, हाकमियत आला वो अल्लाह के पास है। जो एक नारा भी बड़ा मशहूर हुआ था आज से कुछ साल पहले कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। कहते हैं ना अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका आपको खंडात में पहुंचा देगा। तो मुसलमानों की तहजीब का ये एक मसला है। अब ये मसला गुड है, ये बैड है, ये आप बताएंगे। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई मैंने बता दिया कि मुसलमान उस वजह से होता है कि इकबाल ने इसको एक शेर में यूं बयान किया था कि इससे बढ़कर और क्या फिक्र व नज़र का इनकलाब, बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीं। वो फारसी में बादशाह लिखते हैं, पे से, हम तो बादशाह कहते हैं। तो यानी कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इकबाल के साथ अलाइन हो गया कि ये हम जो अल्लाह की ज़मीन पे हैं, हम अमेरिका की ज़मीन पे नहीं रह रहे। बिल्कुल। तो उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा होते हैं। अब आप देखें माजी में एग्जाम्पल्स क्या रही हैं। माजी में तुर्की है, जहाँ पे कमाल पाशा आया, उसने खुश करने के लिए, क्योंकि उसको ये खौफ था कि जो एलाइड फोर्सेस अब पावर बन के निकली हैं, तो क्योंकि ऑटोमन जो थे वो अमेरिका से जिजिया लिया करते थे, तो उसने अपने आप को बिल्कुल वेस्टर्नाइज कर लिया। नमाज, अतातुर्क ने अजान पे पाबंदी, जो हुरूफ तहज्जी होते हैं वो रस्मुल ख़त जो है वो चेंज कर दिया, वो अरबी से उसको लैटिन में लेके मतलब सब कुछ कर दिया ना, सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद भी जो ह्यूमिलेशन थी वो ख़त्म नहीं हुई। अभी भी यूरोप वाले तरीके वाले को थर्ड ग्रेड ही समझते हैं। एग्जैक्टली। अभी एज वी स्पीक सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, एज वी स्पीक यहाँ पर निकाब की पाबंदी है। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं लेकिन निकाब की पाबंदी है। नकाब मतलब फेस नहीं देख सकते। सही। और भी चीज़ों, दाढ़ी रखने पे पाबंदी है। इजिप्ट में यही हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। सेंट्रल एशियन जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में तुम्हें बता रहा हूँ उनका, तो ये कहना कि नहीं जी वो आपको नए वर्ल्ड ऑर्डर में आपको इजाज़त देंगे जी आपने जैसे रहना है, ये गलत बात है। ये हक़ाइक़ से भर गए। वो आपको बोलेंगे जी आपने ज़िंदगी वैसी गुजारनी जैसे हम कह रहे हैं आपको गुजारने की। तो अगर तो बात ये होती ना कि मुस्लिम कहते हैं अच्छा ठीक है भैया तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन, तुम हमें तंग ना करो हम तुम्हें तंग ना करें, तो फिर भी सब बात समझ। लेकिन जो
ताकतवर है ना, जो आलमी ताकत जिसे कहते हैं, वो ये भी नहीं पसंद करता। क्यों? क्योंकि उसको खतरा क्या है? उसको खतरा है कि यार इनकी तहजीब में एक चैलेंजिंग एलिमेंट है, ये इनमें इनकी तहजीब में एक कन्फ्रंटेशनल एलिमेंट है। तो इस वजह से इनको अगर खुद ही छूट दोगे ना, तो अभी ये आज अपनी 10 डिमांड्स कर रहे हैं, कल को 20 करेंगे, परसों 25 करेंगे। और चूंकि मुसलमानों में एक कन्विंसिंग एलिमेंट भी होता है कि अमूमन मुस्लिम मेजॉरिटी जो हैं आबादी, उस पर यकीन रखती है कि भाई हम किसी आमरीत को या किसी बादशाह को नहीं मानते, हम उम्मत की जमहूर की राय के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हम इस पे रिलाय करते हैं कि उम्मत का जमहूर क्या कहता है और राय अम्मा क्या कहती है। अच्छी बात यह है कि मुस्लिम दुनिया की जो मेजॉरिटी है इस पे यकीन रखती है। हाँ, मतलब दिल में तो यही रखती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हमें प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया जाता। कर तो सकते नहीं है, हमें प्रैक्टिस भी नहीं करने दिया जाता, कहीं भी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हमें मुस्लिम ममालिक को कहा दिया भाई ठीक है, आप अपने खित्तों में खुश रहो, आप हमें तंग ना करो, आप अमेरिका को चैलेंज ना करो, ठीक है हम नहीं करेंगे चैलेंज। हम अपने इलेक्शंस करवाएं तो उस इलेक्शंस में अमेरिका खुश नहीं होता। इजिप्ट में क्या हुआ, एक ऐसी हुकूमत आ गई जिससे यूरोप और अमेरिका खुश नहीं था, और यूरोप ने उस वक्त ये तो इख्वानुल मुस्लिमीन, जी बिल्कुल, 14 साल पे हो गए ना, 13 साल हो गए, यूरोप ने उस वक्त मुनाफिकत का कितना बड़ा मुनाफिकत का सबूत दिया था। जी बिल्कुल। फिर दुनिया में कहीं भी ऐसा होगा कि जहाँ पर मुसलमान को सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ गवर्निंग राइट मिलेगा, वो नहीं दिया जाएगा। अब उस पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुसलमानों के साथ क्यों करते हैं वो, मतलब उनकी भी फिलॉसफी सोचे ना। तो मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई उनके माइंड में ये है कि भाई आप हमारी तहजीब के आगे सब्जुगेट हो जाएं। हम जो रिसोर्सेज के फैसले कर रहे हैं कि दुनिया में रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, वो हम बताएंगे, आप हमें चैलेंज ना करें। लेकिन देखिए, ताकतवर तो यही चाहता है ना, चाहे वो इलाके का चौधरी हो, चाहे वो पूरे दुनिया का वो फाते हो जैसे कि अमेरिका, तो वो तो कहते हैं कि भाई कि मैं बताऊंगा कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, आप क्यों मुझे बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ये कहूँ कि फिर वहाँ पे मुस्लिम फिलॉसफी आती है, वो तो उसको ताकत मानी नहीं है ना, वो तो कह रही है भाई ठीक है आपके पास दुनियावी ताकत है, इसका हल क्या है? आपने प्रॉब्लम तो बता दिया। आप मुस्लिम देखिए, उसके हल दो ही हैं। पहला हल ये है कि फिर आप अपने दिमाग, मुसलमानों के लिए हल बता रहा हूँ, दो ही हल हैं। पहला हल ये मुसलमानों के लिए कि वो अपने दिमाग से खाका चेंज कर दें। वो कह रहे हैं नहीं जी यार, वो एक टर्म यूज़ होती है सेकुलर मुस्लिम। आपने वैसे मेरे हुलिये के ऊपर कहा था कि मैं सेकुलर लगता हूँ, लेकिन वो सेकुलर मुस्लिम बड़ी ऑक्सीमोरन किस्म की टर्म है कि अल्लाह इज़ पावरफुल, इज़ ऑल ओमनीपोटेंट एंड ऑल ओमनिशिएंट एक्सेट्रा, बट डोंट ही डेयर टेल मी हाउ टू लिव माई लाइफ। सो भाई मुसलमानों के लिए भाई यही है कि पहला खाका चेंज कर लें हमने। बोले नहीं, अल्लाह ताकतवर, हाँ सही होगा, फ़लसफ़े में होगा, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन जो है वो दुनिया में तो हकीकत जो है ना, ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि जी हमें ताकतवर किसी और को मानना पड़ेगा। तो उसका मतलब ये है कि आपकी रियलिटी को अब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आप अपनी रियलिटी के साथ ही एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आप समझ रहे हैं कि जी जो फ़लसफ़ा है वो शायद प्रैक्टिस में नहीं है, आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उसके मामले कुछ और हैं। तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट का जो फ़लसफ़ा वहाँ से आया, तो आप उसको मान लें। तो ये कॉन्सेप्ट है, एक तो ये हल है उसका कि आप अपने दिमाग में खाका चेंज कर लें। आप बोलें कि भाई ठीक है, ताकतवर होगा दुनिया की, शायद दुनियावी जो मामला थे उससे बाहर का ताकतवर होगा, वो सूरज को और सितारों को शायद काबू कर रहा होगा दुनिया में। तो ना, पहला तो हल ये है। और दूसरा हल ये कि अगर आप उस खाके के ऊपर कायम हैं, उस खाके को समझते हैं, तो फिर आपके ऊपर मामला होता है कि फिर आपने अपनी रविश कैसे इख्तियार करनी है। फिर आपने मामला फहमी जो आपने कहा, फिर आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और यही मैंने कहा ना, यही जो वेस्टर्न हेजीमॉन्स, उनको बात पता है। डेविड स्मिथ एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनकी डिबेट हो रही थी कोलमैन ह्यूज़ के साथ, और दोनों ही पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। तो डेविड स्मिथ जो थे वो थोड़ा मुसलमानों का मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं देखिए जी, हम उनके मुल्क में जाके हमला बमबारी करते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं, उनकी ख़वातीन को मारते हैं, उनकी ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, डॉक्यूमेंटेड चीज़ हैं ये। तो वो क्यों गुस्सा नहीं होंगे, क्यों हमारे खिलाफ नहीं होंगे, वो क्यों नहीं बोलेंगे कि मर्ग बर अमरीका, और क्यों वो गुस्सा नहीं होंगे। तो कोलमैन ह्यूज़ का आर्ग्यूमेंट क्या था, कोलमैन ह्यूज़ ये कहने लगे कि सही, आप बात सही कर रहे हैं कि भाई हमने माजी में गलतियाँ की हैं। वो तो खैर माजी कहता है, आज भी वो गलतियाँ अमेरिका कर रहा है। नहीं, अब तो मुझे, हाँ बिल्कुल। तो वो कोलमैन ह्यूज़ कहने लगे कि माजी में हमने किया है, लेकिन हमने तो ये जापान के साथ भी किया, हमने ये वियतनाम के साथ भी किया, हमने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ भी किया, हमने अफ्रीकन कंट्री के साथ भी किया, हमने कोरिया के साथ भी किया। लेकिन वहाँ से उठ के कोई नहीं आता और आके ना प्लेन मार देता हमारे घर में, वहाँ से उठ के कोई नहीं आता और धमकी देता और सुसाइड बॉम्ब भी करता, वहाँ से उठ के कोई नहीं आता जो करता।
उनका आर्गूमेंट कहता है, उनका आर्गूमेंट कहता है कि हम देखिए दुनिया में बदमाशी तो सबको साथ कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं, सबकी औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, सबके रिसोर्सेज छीन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान बदबख्त हैं जो मान के नहीं दे रहे कि भाई कि हम तो हम कि वो हमारे गुलाम हैं। सिर्फ ये मुसलमानों के अंदर ये यूनिक मसला है कि वो हमारे गुलाम बन के नहीं दे रहे, वो सब्जुगेट होके नहीं दे रहे। अच्छा, वो इत्तेफाक से आज ही मैंने अपने वो फेसबुक अकाउंट पे डाला, मुझे जहन में ख्याल आया कि जो हम देखते हैं ना हॉलीवुड की फिल्मों में नज़र आता है, एक बला आ रही है और वो दुनिया तबाह कर देगी, तो वो पता चला वो बला तो खुद अमेरिका ही है मतलब वो जगह जगह जाकर इंसानियत मिटा रही है। लेकिन आपने बात की औरतों की, तो मतलब कि मगरबी तहजीब का तो हॉलमार्क ये रहा है कि औरतों की आज़ादी, कि भाई ईरान में इतनी ज़्यादा सब्जुगेशन है, वहाँ पर पाबंदी लगाई हुई है आपने कि भाई आपको स्कार्फ भी पहनना है, पर्दा भी करना है, तो हम तो ये आज़ादी दे रहे हैं औरत को कि वो शाना बशाना होकर मर्द के साथ अपनी चॉइस के साथ ज़िंदगी गुजारे। सही, ये इसी आर्गूमेंट में आता हूँ, बस ये अपनी बात कंप्लीट कर दूँ वो वाली कि तो कोलमैन ह्यूज ने जो बात कही, उस बात से के पीछे पूरी अमेरिकन इम्पीरियलिस्टिक माइंड छुपा है, पिन्हा है। वो ये है कि भाई हम तुम्हें मारेंगे भी, हम तुम्हारी रिसोर्सेज भी छीनेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे भी, तुम चुप करके बात मान लो हमारी, सब्जुगेट होकर रह जाओ। सब्जुगेट होकर रह जाओगे तो हम तुम्हारे पर हो सकता है, कंफर्म नहीं है अभी भी, है पॉसिबिलिटी ये है कि हम तुम्हारे पर कम जुल्म करें। जिन लोगों ने जो मुस्लिम रियासतें या मुस्लिम सोसाइटीज़ ने ऐसा किया है, उनके साथ बहुत बुरा हाल हुआ है। लीबिया के साथ हमने हाल देख लिया। इराक़ में सद्दाम हुसैन उनकी प्रॉक्सी बना हुआ था। सद्दाम हुसैन की हुकूमत जो थी ईरान के खिलाफ जब जंग की है, तो सद्दाम हुसैन ने एक प्रॉक्सी के तौर पे जंग लड़ी है, लेकिन उसके बाद भी जब उसका काम पूरा हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि ये पॉसिबिलिटी है कि भाई तुम सब्जुगेट हो जाओ, गुलाम बन के रहो। यूएई उनकी प्रॉक्सी बना हुआ है। तो देखे ना, इस जंग में उन्होंने कोई हिफाजत नहीं की उनकी। तुम अपने हवाले ही हो, तुम मेरे पे न रहना, जागते रहना, वो वाली बात कह दी हमने। हाँ, जागते रहना। तो एक तो बात ये हो गई। अच्छा, आपने कहा कि उनका हॉलमार्क ये है कि ख़वातीन को आज़ादी देते हैं। जो भी पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड का एक मतलब फ़ायदा क्या कहेंगे उसको, नुकसान ये कहेंगे कि बड़े खुशनुमा और अच्छे अच्छे अल्फाज में जो है ना पैकेज के साथ चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉर ऑन टेरर, ये जुमला यूज़ किया गया था जब 9/11 का वाक़या हुआ, उसके बाद से कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। और वो करते हुए जो दहशत मचाई है, वो तारीख़ में बहुत कम उसकी एग्जाम्पल्स मिलती हैं। बर्बरियत और हौलनाकी की दास्तानें हैं इसके ऊपर। मतलब मैंने कहा ना कि इसके ऊपर गुफ्तगू करने बैठेंगे तो लंबा होती जाएगी। तो लेकिन नाम क्या था, बड़ा खूबसूरत सा नाम था, वॉर ऑन टेरर का, बड़ा ही ज़बरदस्त प्यार। तो जब आपको कोई चीज़ बेचनी होती है, ह्यूमन राइट्स बज़ाहिर सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, ह्यूमन राइट्स, इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही ह्यूमन राइट्स जब इजिप्ट के बात हुए कि यार इजिप्ट के लोगों को भी तो सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट मिलना चाहिए, तो नहीं, तो वहाँ पर यूरोप की आप मुनाफिकत चेक करें कि यूरोप और अमेरिका की, कि जब मुर्सी की हुकूमत आई तो उस मुर्सी की हुकूमत के ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। किस बात के ऊपर? कि जी यार ये तो बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनके नज़रियात, जमहूरी तरीके से आई थी हुकूमत, वो जमहूरी अंदाज से हुकूमत आई थी। ह्यूमन राइट्स क्या है कि भाई आप एक इंसान को इंसान समझ रहे हैं, तमाम इंसान बराबर हैं, तो अब सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट कैसे होगी, तमाम लोग मिल के तय करेंगे। तो उनको ये राइट नहीं, फ़लस्तीन के अंदर ये ह्यूमन राइट्स उनको मैसर नहीं है। इसी तरह कश्मीर में ये राइट उनको राइट में मैसर नहीं है। बिल्कुल। तो ह्यूमन राइट्स, हाँ, ईस्ट तैमूर बनाना हो, इंडोनेशिया को कार्व करके ईस्ट तैमूर बनाना हो, उसमें राइट्स अवेलेबल हैं। तो ये पिक एंड चूज़ वाला है ना, चेरी पिकिंग कहते हैं। टकर कार्लसन जो अमेरिका के बड़े मशहूर राइट विंग पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने अभी रिसेंटली कही कि स्टैंडर्ड्स वो होते हैं जो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई हों। अगर आप पिक एंड चूज़ करें तो वो स्टैंडर्ड्स नहीं, वो प्रेफरेंसेस हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सब इंसानों को बराबर का मानता हूँ कि सबको जीने का हक है, लेकिन इसराइल नहीं मानता। तो मैंने ये कहा ना कि आप देखें ह्यूमन राइट्स कितना अच्छा मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यासिर भाई, ये तो हमें अंदाज़ा हो ही गया, बल्कि अंदाज़ा कि अब तो खुल के बात सामने आ गई है कि ये एक धोखा था। लेकिन दूसरी जानिब हम अपने घर में देखें मुसलमान ममालिक में, तो वहाँ पर भी आज़ादी के नाम पे तो नहीं है ना कोई दस्तयाब, मतलब उसी तरह की ही मजालिम को नए पैकेजेस के साथ जो लोगों के सामने रखा जाता है। तो एक आम आदमी सोचता है कि भाई कि अगर चलें ठीक है, ये वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के नाम पे सब कुछ हो रहा है हमारे साथ, यहाँ पर हो सकता है वो इस्लाम के नाम पे हो रहा होगा, या वो मॉडर्न नेशन स्टेट की कोई भी डेफिनेशन के नाम पे हो रहा होगा। मलेशिया में कभी सुना है कि मलेशिया में कोई इस किस्म की एजिटेशन हुई मुसलमानों में?
ये मलेशिया में देखा ना, तबलीग के मज़हब की उस तरह की नहीं, आज़ादी भी नहीं है ना। मेरा सवाल ये है कि मलेशिया में आपने कभी सुना हो कि मलेशिया में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं मुसलमानों के या ह्यूमन राइट्स जो हैं मुसलमानों के, वो सल्ब किए जा रहे हैं, पॉलिटिकल राइट्स तो उस तरह के हैं भी ना, कि वहाँ पे आप क्या गैदरिंग कर सकते हैं। सल्ब किए जा रहे हैं। भाई ये तो ऐसा मुसलमानों को करना। जेलों में डाला जा रहा है, उनके ऊपर बर्बरियत डाली जा रही है, उनको माशी तरीके से परेशान किया जा रहा है। ब्रुनाई के हवाले से कभी सुना है आपने इस हवाले से? भाई डॉक्टर जाकिर नायक साहब मलेशिया में रह के वो प्रीचिंग नहीं कर सकते। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। आपने सवाल ये पूछा कि मुस्लिम ममालिक नए नए पैकेजेस करके मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, जो हमारी जो रूलिंग एलीट है, सही है, वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करती है। मेरा सवाल ये है कि वो उस लेवल का जुल्म जो बाकी जगह पे देख, अब लेवल पे तो हम हाँ तो ऑब्वियसली ये हम देखें, जुल्म का तो स्पेक्ट्रम होगा ना, हाँ। वरना तो आप ये कभी नहीं कर सकते। वरना अभी जो भाई मैं इराक में था ना, इराक में मैंने 10 दिन गुजारे 2015 में, तो वहाँ पे कई लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ सद्दाम हुसैन से हमें शिकायतें थी एज अ शिया, मतलब शिया लोग से ज़्यादातर वहाँ पर मुलाकात होती है, पॉपुलेशन भी उन्हीं की ज़्यादा है। लेकिन कहते जो अमेरिका ने जो जुल्म किया हम पे आके, तो वो जो सद्दाम की जो सारी चीज़ें थी, जो इस पर हमें इख्तलाफ था, हमें लड़ाई थी और हमें अफसोस था, वो तो कहते हम सब भूल गए, तो कुछ भी नहीं था। इन्होंने तो वैश्याना बमबारी करके हमें जो है बिल्कुल पत्थर के ज़माने में भेज दिया। तो वो तो ठीक है, तो वो तो वैरायटी आपको हर जगह मिलेगी। मेरा और आपका रेफरेंस पॉइंट होना सेम होना ज़रूरी है। फ्रीडम से मुराद क्या है? एब्सोल्यूट फ्रीडम तो कहीं भी नहीं है ना। नहीं होता, वो हो नहीं सकता। वो जो अब ये लोग भी वेस्ट भी कहते हैं कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ, भाई देखे ना, चले आपने बात की ना इलेक्शन की, तो ठीक है अमेरिका और वेस्ट इंटरवीन करके धांधली करते हैं इलेक्शन के अंदर, या मैनूवरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी मिसाल है? ईरान की मिसाल ले लें कि वहाँ पे भी वो वन पार्टी सिस्टम उन्होंने बना लिया अपना। कहीं भी आप मुसलमान दुनिया में देखें तो वहाँ पे लगता है ना कि शहरी को उस तरह की आज़ादी नहीं है अपने किस हुक्मरानों तरह को, की आज़ादी नहीं है? कि जैसे कि मगरिब ने मॉडल बना के दिखा दिया अपने शहरी के लिए। अच्छा, किस तरह का मॉडल बना के दिखाया उनको? कि भाई वहाँ पे नज़र तो आता है कि जो इलेक्शन करने जिसको मैं वोट डालूंगा, डब्बे से वोट निकलेगा भी तो बाहर। तो ये बताइए कि अमेरिका में एक अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी है, वो आ सकती है इक़्तिदार के अंदर? भाई जब वो उसके साथ आपकी जो बेसिक अगर कोई ये क्लेम कर देना कि उसके कम्युनिस्ट नज़रियात हैं अमेरिका के अंदर, कोई पॉलिटिशियन क्लेम कर दे कि उसके कम्युनिस्ट नज़रियात हैं, उसकी पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो गया जी, उसकी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो गई, वो गवर्नमेंट से बैन हो गया, उसके ऊपर इस किस्म की पाबंदी लगेंगी कि कोई सोच नहीं है। नहीं देखिए, वहाँ पे वो भी है कि अगर आप अमेरिका में पैदा नहीं हुए तो आप सदन नहीं बन सकते। तो एक फ्रेम के अंदर ही काम होता है। मैं तो उस पर बयान नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जो अमेरिका में पैदा भी हुआ है, हाँ, और वो कम्युनिस्ट नहीं अमेरिका में पैदा भी हो गया है, लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर जो कहे कि वो उसको कम्युनिज्म चाहिए तो उसके साथ वो हाल होगा। मतलब सही है, पाकिस्तान के कहने को तो कह अंदर सकते हैं, पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम सरबराह मुमलिकत नहीं बन सकता ना, तो आइन में लिखा हुआ हमारे, तो एक फ्रेमवर्क के अंदर ही काम होता है ना। देखिए मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ और है, आप और मैं सेम बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ कि आपके जहन में जो आज़ादी का खाका है ना, वो वेस्ट ने आपको दिया हुआ है। आप समझते हैं, देखिए आज़ादी का खाका क्या है? आज़ादी का खाका ये है कि ईरान में 70% स्टेम ग्रेजुएट्स ख़वातीन हैं। 70% जो स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसकी जो ग्रेजुएट्स हैं वो ख़वातीन हैं। और ग्रेजुएट्स का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक की पढ़ाई की बात हो रही है। 70%, ये नंबर, इतना हाई नंबर नॉर्डिक कंट्रीज़ का भी नहीं है। यानी कि स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, जो दी मोस्ट इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पर मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स दिए हुए हैं, वहाँ भी ये ख़वातीन का नंबर नहीं है। और ईरान में 70% स्टेम फील्ड्स में 50% से ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम के अंदर इन्वॉल्व हैं और पोजीशन ऑफ पावर में है एजुकेशन सेक्टर में। सही, ये पॉलिटिकल जो पोजीशंस हैं वो ख़वातीन की 6 to 8% है। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट देखें, समझे, मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि आपके जहन में जो वेस्ट का खाका है ना आज़ादी का, वो ये है कि खातून बिकनी पे बैठी हुई हो, उसको आज़ादी हो कि वो बीच पे जाए और वो बिकनी करे, वो अपना ओनली फैंस करे, वो जो है वो शराब पिए, मतलब ये आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है। मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी का यही से मॉडल रह गया किया। आज़ादी का मॉडल ये नहीं कि खातून को ये राइट हो कि वो अपनी फील्ड चूज़ करे कि उसने इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस तरह पार्ट लेना है। उसकी जिस आज़ादी की बात करें वो तो वेनेजुएला में थी ना, तो वहाँ पर भी अमेरिका खुश मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है ना वेस्ट का दिया हुआ, वो यही है कि आज़ादी एक्चुअली होती क्या है। आज़ादी को हमने बहुत ही लिमिट करके रख दिया। ईरान की आपने एग्जाम्पल दी, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ के अंदर अगर जो सारी उनकी मतलब जो इवन वाशिंगटन पोस्ट, जो इनका वाशिंगटन रिव्यू करके है, बहरहाल वाशिंगटन में उनका बहुत बड़ा थिंक टैंक इदारा है, उसकी हर 3-4 साल में पब्लिकेशन वेस्ट एशियन कंट्रीज़ की वजह से यही आती है कि जी यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो जो हमारे राइवल नज़रियात वाले लोग हैं वही जीतेंगे। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जो
आज़ादी मुसलमानों को चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इंटरनल इश्यूज भी बहुत हैं, जो हमारे इंटरनल रूलिंग एलीट है वो भी इस चीज़ को रोकती है। इसमें मतलब जो कंप्लेसेंट एलिमेंट होते हैं वो तो हमेशा अंदर से मिल जाते हैं ना। इजिप्ट में सीसी मिल गया वेस्ट को एक मॉडल के तौर पे, और भी ट्यूनिस में भी ऐसा होता रहा, और भी मुस्लिम कंट्रीज में ऐसा होता रहा। मैं इसको 9/11 के बाद हमारे यहाँ से भी मिल गया अमेरिका को, उन्होंने आगे पत्थर के ज़माने में पहुँचा दूंगा, नहीं हाँ बिल्कुल, हमें नहीं पहुँचाए। मुशर्रफ मिल गया था उनको, और मुशर्रफ ने जो है वो पाकिस्तान की अवाम की राय के बारे में सोचना तक गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान की राय, आवाम की राय क्या है। ये बड़ा मुश्किल पॉइंट है। लेकिन जैसे मुशर्रफ साहब के सामने था कि भाई हम आपके मुल्क को पत्थर के ज़माने पहुँचा देंगे, या तो लड़ लो या फिर हमसे सुलह कर लो। अब यही ऑप्शन ईरान को भी दिया, ईरान ने हमें देखा कि लड़के दिखाया। तो अब अगेन प्रॉब्लम वही है ना कि एक शहरी सोचते हैं ना कि भाई अगर मेरा सरबराह मुमलिकत मेरे बचाव के लिए अमेरिका से मामला कर रहा है, तो वो फिर हम हाकमियत खुदा की तरफ देखते हैं कि भाई वो तो अपने हाकमियत अमेरिका को मान लिया। एक तरफ जो है वो लड़ते हैं तो फिर वहशियाना बमबारी होती है, वो बमबारी के नतीजे में शहादतें होती हैं। और वो जो आप बात कर रहे हैं कि भाई ख़वातीन ने क्या पहनना नहीं पहनना, वहाँ तो वो ख़वातीन और मर्दों को छोड़ ही नहीं जिंदा। तो जब बम बरसाया तो उसके बाद लाशों के लिबास पे थोड़ी बहस होगी वहाँ पे, कौन बचा कौन मर गया। आपने देखा ना, दो बातें की है ना, मैं वही तो बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पहले आपने बात ये की कि मुसलमान सोसाइटीज़ के अंदर आज़ादी नहीं मिली हुई, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद दी जाती है कि मुस्लिम ममालिक में देखो जी, आपको आज़ादी चाहिए तो मगरब की चाहिए, आपको लाइफ स्टाइल चाहिए तो मगरब की चाहिए, आपको लाइफ स्टाइल चाहिए तो जो है वो अमेरिका का चाहिए। तो मेरा आर्गूमेंट ये है, मुझे बताया मुस्लिम ममालिक के अंदर कहाँ पर आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन होते हैं, लोगों की मर्जी से उनके हुक्मरान चुने जाते हैं, आते हैं, सरबराह बनते हैं, और कहाँ पर वहाँ पर सियासी तौर पर बात करने की आज़ादी है। वही तो मसला है कि नहीं है ऐसा। बहुत बहुत कम ममालिक हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो अमेरिका, जो वेस्टर्न हेजीमोन्स ने एक जूता रखा हुआ है ना मुस्लिम ममालिक की गर्दनों पे, वो इतना हौलनाक और वहशियाना है। लिंडसी ओरोक की किताब है जिसमें उन्होंने रिजीम चेंज का, यूएस रिजीम चेंज का जिक्र किया है। कोई 50-60 साल का उन्होंने अरसा निकाला जिसमें अमेरिका की CIA ने और अमेरिका की बाकी ऑपरेटिव्स ने, इंटेलिजेंस ने किस तरह ओवर्टली या कोवर्टली रिजीम चेंज किए हैं। तो ये इशू है कि एक इतनी बड़ी सुपर पावर है, वो आपको अलाउ ही नहीं कर रही कि आप अपनी सेल्फ गवर्निंग और सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट को एक्सरसाइज कर सकें। तो जब आपको अलाउ नहीं कर रही, तो फिर आप, ये पॉइंट इररेलेवेंट हो गया कि वहाँ पे आज़ादी है या नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमें एक्सरसाइज तो करने दो, फिर हम दिखाएंगे तुम्हें कि भाई हमारी सिविलाइजेशन क्या है, हमें तहजीब क्या है। नहीं, फिर इसमें तो वो वाला आर्ग्यूमेंट ज़्यादा वैलिड नहीं हो जाता कि भाई कि अमेरिका एक दुनिया का फातेह है, उन्होंने हमें जिंदा रहने के लिए कुछ जमानत दी हुई है कि भाई कि आप इन तरीक़ों के साथ अगर ऑपरेट करेंगे तो फिर हम आपको चलने देंगे, जैसे आप इन तरीक़ों से हटेंगे तो आपको रिजीम चेंज कर देंगे आगे हम। हाँ तो बिल्कुल सही है। तो यही तो इसी वजह से तो अमेरिका और लोग कहते हैं रिजीम चेंज बड़ी आसानी है। रिजीम चेंज बड़ी ब्रूटल होती हैं। हज़ारों लाखों लोग लुक़्मा अजल बनते हैं। उसके नतीजे में जो केओस पैदा होता है, एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है। अभी हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी ये है कि हम एक रिलाई कर सकते हैं कि जी हम अभी निकलेंगे यहाँ से, कराची में जितनी बदअमनी क्यों ना हो, एक रिलाई कर सकते हैं कि चलो भाई कहीं ना कहीं पुलिस का निज़ाम है, कहीं ना कहीं कोई म्यूनसिपैलिटी है, कहीं ना कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है कि जो हमारे गटर का जो लाइन है, हालांकि कराची का बुरा हाल हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ है कि भाई हमारे कुछ सुन लेगा। बाकी पूरे नहीं सुनेगा अगले बाकी पूरे मुल्क का तो बहुत अच्छा हाल है, लेकिन एक रियलिटी है ना कि आपके ऊपर आपको कोई होती है तो आप जाके कहीं कंप्लेन कर सकते हैं। आपके ऊपर, आपके पास मुश्किल सही लेकिन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन रिजीम चेंज के नतीजे में वो रियलिटी खत्म हो जाती है। जो जेलों में बैठे होते हैं वो लोग बाहर छूट जाते हैं, सोचें रेपिस्ट, कातिल, क्योंकि रिजीम चेंज हो गई है। तो अब भाई अब केओस है, अब ये हिस्सा जो है वो ये ग्रुप देख रहा है, ये हिस्सा ये ग्रुप देख रहा है, तो बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में हो जाती है। ख़वातीन की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। नहीं, रिजीम चेंज की वजह से आप ये कहेंगे ना कि अगर आप गवर्नमेंट को और स्टेट को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि रिजीम चेंज में तो फिर दूसरी स्टेट या दूसरी गवर्नमेंट आके टेक ओवर कर लेती है। मैं ये तो कह रहा हूँ कि हर जगह तो रिजीम चेंज सक्सेसफुल, जैसे इराक में हुआ ना। इराक में तो कुछ इलाके, कुछ के बाद से कुछ इलाके, सीरिया में रिजीम कोलैप्स हो गया। हाँ, जैसे सीरिया में हुआ, जैसे लीबिया में हुआ। ये सीरिया में तो कर दिया रिजीम चेंज, जैसे अभी किया ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ उससे पहले कितनी ब्रूटल रही है, कितने लोग जो हैं वो जाबाज को शहीद हुए हैं। और आपके ठीक है, रिजीम चेंज में भी जो ट्रांजिशन के अंदर जो कुछ हौलनाक किया,
कहने को आसानी है कि भाई अच्छा ठीक है भाई, अब ये अब जो है ना वो अपने लोगों मतलब के लोग जाके बैठा देंगे। लेकिन ईरान ने जो है सरप्राइज नहीं कर दिया, क्योंकि हम तो जो वेस्टर्न मीडिया देख रहे थे कि वो जहाज आएंगे तो और लोग सरेंडर कर देंगे और अपनी हुकूमत को खुद बाहर निकाल देंगे। मतलब इन्होंने तो दुनिया को भर को हैरान कर दिया कि अमेरिका की मंशा के खिलाफ करके दिखा दी कि नहीं होने देंगे रिजीम चेंज। देखें इस वक्त के जो मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स हैं वो एक अफगानिस्तान है, हालांकि अफगानिस्तान भाई मैं मेरी बात तो मुकम्मल होने बात दीजिए मुकम्मल होने से पहले ही परेशानी हो गई थी। कि जो तालिबान हैं ना, मैं उनको पसंद करता हूँ और आई एम श्योर वो मुझे पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, तो इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान की जगह कोई कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट हुकूमत भी होती, जैसे चे गेवेरा बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी लीडर रहा है साउथ अमेरिका के अंदर, और वो भी यही काम करती, तो मैं उसको वैसी पतिराई की अंदाज से देखता कि 20-25 साल एक सुपर पावर 40 मुल्कों की अफवाज वो आके बैठी हुई है और उन्होंने उसको सस्टेन किया, और वो है ना कि वो हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होता है। 20 साल 25 साल पहले वो आए थे, उन्होंने आके आपसे ताकत छीन ली, जब वो गए तो वापस देके चले गए। मतलब ये कौन सी कामयाबी है? तो इतने अरसे तक सस्टेन करके रखना, उनके नज़रियात से 1 लाख इख्तलाफ है। मतलब उनके नज़रियात और मेरे उनके नज़रियात में सिर्फ अगर कोई उनका वेन डायग्राम बनाए तो सिर्फ एक चीज़ बनेगी कॉमन, वो मज़हब का नाम होगा हमारे। मतलब मतलब भी सेम नहीं होगा, बाकी चीज़ें भी सेम नहीं होंगी, सिर्फ जो मज़हब का नाम है शायद वो सेम होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये तो ज़ाती होगी कि उस चीज़ को आप अप्रिशिएट न करें कि उन्होंने उस चीज़ को क्यों क्योंकि उन्होंने भाई किसी और की गुलामी मानने से इनकार किया, उन्होंने किसी और की सब्जुगेशन मानने से इनकार किया। अब लोग कहते हैं नहीं जी वो खंडर बन गए, वो पत्थरों के दौरान पहुंच गए। नतीजे भी तो देखेंगे ना, उन्होंने वहां पे बच्चों की तालीम पे पाबंदी लगा दी। एक तरफ आपने ईरान की इतनी तारीफ की और चले वो मानते कि वो बनती भी है, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सा मसला है ना कि एक तरफ तो आपने जो गुलामी का इनकार कर दिया, दूसरे पूरी कौम को गुलाम बना दिया अपना। अच्छा ये एक सेपरेट इशू है, मैं आपसे इत्तेफाक कर रहा हूँ। बहरहाल जो रिपोर्ट्स हैं वेस्टर्न मीडिया की बड़ी बायस होती हैं कि जी पूरी कौम को गुलाम बना के रख दिया। भाई उनको तो वजीर ने आगे कहते हैं कि स्टेटेड पॉलिसी है कि हम लड़कियों को पढ़ने नहीं देंगे। थोड़ी जाती है कि वो कहना है पूरी कौम को गुलाम बना दिया है। मैं कह रहा हूँ कि इन सारी पॉलिसी से शदीद इख्तलाफ है, उन्होंने पॉलिटिकल राइट भी सेल्फ की है। मैं ये एक सेपरेट डिस्कशन है, और ये अब अफगान की इंटरनल एक स्ट्रगल है कि उन्होंने किस तरह इस परेशानी से निकलना है, और किस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट उन्हें क्रिएट करनी है, एक पॉलिटिकल एक रेजिलियंस क्रिएट करनी है, और उसके नतीजे में चेंज करना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि भाई जो अफगानिस्तान में अमेरिका से लोग लड़ रहे थे वो अफगान तो थे ना, भले किसी भी नज़रिए के थे तो अफगान ना। उन्होंने कहा भाई हम किसी और की हुक्मरानी नहीं मानेंगे, हम किसी और की सब्जुगेशन नहीं मानेंगे। उसके बाद क्या हुआ वो सही है, उसके बाद वो खुद ही एक वही मॉडल खुद लेके बैठ गए। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो फ़लसफ़ा है वो सिर्फ एक ही है, वो ये है कि भाई मैं हाकिमियत आला या जो किसी और की सब्जुगेशन में क्यों जाऊँ? आप मुझे खंडर में पहुँचाना चाहते हो, ठीक है पहुँचा दीजिए, मैं सब्जुगेशन में नहीं जाऊँगा, मैं गुलामी में नहीं जाऊँगा। कुछ लोगों को ये गुलामी पसंद होती है, भाई ठीक है, ये उनकी प्रेफरेंसेस है ना। तो अफगानिस्तान की एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी है कि मॉडर्न डे वर्ल्ड में ये भी एक एग्जाम्पल पर्टिनेंट है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी ताकत का मुकाबला किया, 20 साल तक सस्टेन किया उन्होंने। मामूली बात नहीं, कहना आसान है कि हम और आप अगर इस ऐसी सूरत हाल में हो ना कि जहाँ पर यहाँ से ड्रोन गिर रहा हो, यहाँ ड्रोन गिर रहा हो, तो 2 दिन में या तो हथियार डाल दें या फिर वापस आ जाए घर। तो उन्होंने इस चीज़ को सस्टेन किया और एक पूरी जनरेशन ने सस्टेन किया। सही में अब अफगानिस्तान का मामला अलग है, उनकी अपनी स्ट्रगल है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हिदायत अगर उनके नसीब में नहीं है तो अच्छे लोगों से उनको रिप्लेस कर दे, रिजीम चेंज हो जाए तो अच्छे। हाँ, लेकिन जो उसका रिजीम चेंज का जो मॉडल है वो क्योंकि मैं जमहूरियत पे कायल हूँ, अवाम की राय से हो, तो अफगानिस्तान की जो राय अवाम चाहती है उसके मुताबिक वहाँ पे हुकूमत आ जाए। ये अफगानिस्तान का अपना मसला है, किसी और मुल्क को वहाँ पे इंटरफेयर नहीं होना चाहिए फिलहाल, और नेशन स्टेट्स की रियलिटी यही है। खैर, अब ईरान की बात करते हैं। ईरान और तो बिल्कुल सेपरेट केस है ना अफगानिस्तान के ऊपर, और वेस्टर्न जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं वो ये भी बहुत ज़्यादती करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो अफगानिस्तान और ईरान को एक ही सफ़ में देखते हैं। वो कहते हैं जी देखें जी, अफगानिस्तान में जो तालिबान मुल्ला हैं और जो ईरान के जो मुल्ला हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक डिसऑनेस्टी है उनकी तरफ से। और वो ये ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उनको जो उनके रूलिंग एलीट है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो रूलिंग एलीट है, उनको जंग का जवाब चाहिए होता है। किसी लड़ाई रिसोर्स की है,
उसमें उनको सब्जुगेशन चाहिए एक्सेट्रा, वो बात की बात है। हमने अभी इसराइल का जिक्र नहीं किया कि इसराइल में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको अपनी आवाम में कुछ ना कुछ जंगी जवाब चाहिए होते हैं, उस वजह से जॉन मेयर्समायर की किताब है कि ऑटोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, दोनों में फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। करने वाले वो चंद ही लोग होते हैं, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी शेप हो रही है, जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, वो चंद ही लोग। जॉन मेयर्समायर की पूरी इसके ऊपर बुक है, पूरा उसके ऊपर थीसिस है। बस उन्होंने ये बताया, एक एडिशन चीज़ ये होती है कि डेमोक्रेसीज के अंदर ना सियासतदान को झूठ बोलना पड़ता है ताकि एटलीस्ट ना थोड़ा सा लावा बरकरार रहे। तो वो झूठ क्या क्या झूठ बोलते हैं। सद्दाम के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ईरान जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक रजीम है, अपने लोग कभी 40,000 मारती है, कभी वो नंबर 40,000 होता है, कभी 50,000 होता है, कभी 60,000, कभी 1 लाख। तो अब तो खुद मारने का असला दिया था और अब कौन लेगा? प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये एडमिट किया है कि हमने मोसाद के थ्रू, इसके अलावा इसराइली जो चैनल है उसके ऊपर एडमिट किया, और जो नंबर था वो 3,200 करके कुछ नंबर है जिसमें कॉम्बैट्स हुई हैं। तो मैं क्या ये कहूँ, तो लेकिन उनको ये जवाब चाहिए कि देखो जी वो अपने लोगों पे क्या जुल्म कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। फिर उनको जवाब चाहिए ख़वातीन के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं, ख़वातीन को ये के ऊपर ये पाबंदी है, ये पाबंदी है। अभी मैंने ये नंबर्स बता दिए आपको, ये नंबर्स देख के कोई लग रहा है कि कोई बताएगा कि जहाँ पर ख़वातीन की एजुकेशन का ये आलम हो कि जो वेस्ट में भी नहीं है, जहाँ दी मोस्ट। लेकिन वो बात जहाँ फंसती है ना आपकी, लेकिन जो बात मानता हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जिस तरह से उन्होंने कर्व किया हुआ था ना ख़वातीन की नुमाइंदगी को, तो वो वेस्टर्न मॉडल के लिए वो कबूल नहीं है ना वो बात। हाँ, ये बात सही है उनकी, लेकिन तो उसके ऊपर सच बोलें फिर वो बताएं कि जी उनका जो ईरान का कॉज़ाई थियोक्रेटिक मॉडल है। अब देखें ईरान में जो एक तो बात दूं कि भाई मेरे नाम से लोगों को पता लगना चाहिए कि मेरा ईरान के यासिर अहमद सिद्दीकी ना मसलक से कोई ताल्लुक है, ना उनके सियासत से कोई ताल्लुक है, मतलब ना मेरा मसलक है वो। लेकिन बहरहाल जो बात कॉमन सेंस की है वो यही है कि बात फिर जो ऑन द पेपर जो बात है फिर वही बात की जाए, झूठ ना बोला जाए। आपको अगर कॉज़ाई थियोक्रेटिक मॉडल पसंद नहीं है ईरान का, तो फिर आप ये थियोक्रेटिक एब्सोल्यूट थियोक्रेटिक मॉडल जॉर्डन के गल्फ के साथ क्यों करके बैठे हुए हैं? अगर तो वेस्ट का इशू ये है कि जी उसको देखें जी वहाँ उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं है ईरान में, क्योंकि एक कॉज़ाई थियोक्रेटिक मॉडल है, तो सऊदी अरब उनका पक्का दोस्त बना हुआ है, यूएई उनका पक्का दोस्त बना हुआ है, ओमान, बहरीन। इसराइल सबको जो मजहबी नजरियात की बुनियाद पे कर रहे हैं वो सबको बोले जी, ओमान, बहरीन। मैं तो अभी चले वहाँ भी नहीं जा रहा, क्योंकि वो तो हो सकता है उनका वो तो वेस्टर्न अलाय। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ कि भाई फिर आपका यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट। जॉर्डन तो नहीं है कोई मजहब से उनका नहीं, मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको इशू ये है कि पॉलिटिकल राइट्स नहीं नीचे तक जा रहे, अगर आपका इशू ये है कि पॉलिटिकल राइट्स की आज़ादी नहीं है, तो आप इनके साथ एलाई क्यों बने हुए हैं? इजिप्ट को हर साल अमेरिका एड भेज रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड भेज रहा है, फौजी एलीट ने कब्जा किया। हाँ बिल्कुल। जॉर्डन उनका इतना बड़ा एलाई बना हुआ है, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, ये सब क्या जमहूरियत है? ये मतलब यहाँ पे क्या जमहूरी निज़ाम है? तो अब देखें कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग और कितना बड़ा झूठ और मकरू और फरेब के ऊपर उनका आर्गूमेंट है कि जी हम तो ईरान के बहुत बड़े फिक्रमंद हैं, जब भी हमने हज़ारों ख़वातीन और बच्चों को मार दिया और स्कूल की बच्चियों को मार दिया, तो ये उनकी आज़ादी के लिए रज़ा पहलवी को भेजेंगे हम। देखिए होता क्या है कि उनको ना अपनी आवाम में, जैसे जॉन मेयर्समायर की जो थीसिस के मुताबिक, अपनी आवाम में उनको झूठ बोलना पड़ता है एक कंसेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। चूँकि हम लोग भी उनके थोड़े से ग़ुलाम हैं, ज़हनी ग़ुलाम। यहाँ पर हमारे बहुत सारे दानिशवर, जैसे कि बहुत सारे नहीं नाम नहीं लें, अच्छी बात नहीं है। तो वो चूँकि उनको आज नहीं ले रहे नाम, आप पहले तो बहुत दफ़ा लिया। उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं, आप चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि नाम लिया जाए, तो नहीं, असल में उनका नाम लेंगे तो फिर थोड़ा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो फिर हालांकि मैं उनके उस्ताद की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मैं उनके उस्ताद का जो हूँ वो शागिर्द रहा हूँ, मतलब बराह रास्त शागिर्द नहीं रहा, लेकिन उनकी शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। तो बहरहाल, लेकिन उनके ठीक है, खैर। तो चूँकि वो चीज़ यहाँ पे असरअंदाज होती है, उनका फ़लसफ़ा, उनकी आर्गूमेंट्स। खाली वो नहीं है भाई, और देखें इसमें कि जो भी मुसलमान हमारे दानिश्वर है ना, जो अल्लाह को मानते हैं और जो इस्लाम के फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उनके बारे में हमें खुशगुमान भी आना चाहिए कि वो भी अपने तौर पर मुसलमानों को किसी बर्बादी, किसी तकलीफ, किसी मुसीबत से बचाने के लिए अपनी बातें कर रहे हैं ना।
हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो उनकी नीयत पर तो शक नहीं कर रहा, नीयत तो हाल तो अल्लाह ताला जानता है। मैं तो भाई उनकी राय के ऊपर तनकीद कर रहा हाँ, हूँ राय पे तनकीद कर कि उनकी राय कैसे शेप हो रही है और वो क्यों गलत हो रही है शेप। तो चूँकि वो वहाँ से एक कन्फ्यूजन आती है, तो फिर हमारी राय भी बनती है कि भाई ईरान में भाई कोई बहुत ही ख़तरनाक किस्म की रिजीम यूज़ करते हैं हम, रिजीम है और मुल्ला बैठे हुए हैं और फलाना ढिमकाना। तो मैंने वही कहा ना कि वो उनको झूठ बोलना अब क्या-क्या पड़ता है कि भाई कि वहाँ पे हम जमहूरियत नहीं है, तो जमहूरियत तो भैया मतलब ईरान इज़ मोर डेमोक्रेटिक देन द एंटायर गल्फ कंट्रीज़ कंबाइंड। मतलब ईरान में जो जमहूरी अनासिर है ना, क्योंकि वहाँ पे मैंने कहा ना कौज़ाई थ्योक्रेटिक मॉडल है, इख्तिलाफ है आपकी इस बात से। कौज़ाई थ्योक्रेटिक मॉडल मतलब है। इसके बावजूद कि मैं कल पूरी रात ईरान के लिए दुआ करता रहा और दिल बिल्कुल तड़पता रहता तो ना वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन जो उनका जो पॉलिटिकल मॉडल जो विलायत फ़क़ीह वाला है ना, तो वो उस तरह से जमहूरियत को कह देना, आई डोंट थिंक सो कि मैंने ये तो ये नहीं कहा कि हाँ, उनके यहाँ जमहूरियत है। मैंने कहा मोर अच्छा चलें अगर सही है। जमहूरियत एक हुँ, स्पेक्ट्रम है, सही है, तो उस स्पेक्ट्रम के ऊपर ईरान में ज़्यादा सही है, जमहूरियत है सही। बनिस्बत बाकी गल्फ कंट्रीज़ के। नाउ आई गेट योर कभी आर्गुमेंट। कभी तो हर ये बात कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक मुल्क है उससे भी लगता है कि कभी कभी ईरान में ज़्यादा है, लेकिन खैर नहीं करना चाहिए, उस मुल्क का नाम हाँ, नहीं लेना वो चाहिए। मुल्क बहुत आजकल तारीफ़ों में, हाँ बिल्कुल। आज तो सोशल मीडिया पे देखें तारीफ़ हो रही है उस मुल्क की। इसमें कोई शक नहीं है, तुर्की की बहुत तारीफ हो रही है आजकल। तो तो उसमें देखें मेरा तुर्की भी दूसरे नंबर पे। मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि ये झूठ बोलना पड़ता है जिसके हुँ। के नतीजे में ईरान से असल फड्डा क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। ईरान से असल फड्डा ये है कि वो इसराइल की हेजीमनी रीजन में कबूल नहीं ये करता। बात दुरुस्त है और इसमें तो ईरान सलाम है, सलाम। ईरान कैन बी द मोस्ट लिबरल कैपिटल सोसाइटी एवर एग्जिस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ईरान अपनी ख़वातीन को बिकनी पे पहनने की इजाज़त दे दे, ईरान बोले कि जी शराब खाने खुल जाएं, ओनली फैंस वहाँ पे आम हो जाए, ईरान जो है वो अपनी इकॉनमी को बिल्कुल एक मिक्स इकॉनमी जो जैसे वेस्ट है वैसी इकॉनमी कर ले, सूद हो जाए, सब कुछ मान ले, सिर्फ वो अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो इंटैक्ट रखे कि जी इसराइल की हम हाकमियत नहीं मानेंगे, इसराइल जो एक एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, कॉलोनिज्म अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, उसको हम चैलेंज करते रहेंगे। तो अमेरिका और यूरोप का ईरान के साथ जो रवैया है बिल्कुल वैसा मनोअन वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अगर इक्वेशन आप देखें ना, तो इस कैलकुलस में आप बहुत सारे एलिमेंट्स लगाएं, तो अगर एक एलिमेंट को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 4 एलिमेंट को चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि असल मसला क्या है। असल मसला मैंने फिर अर्ज कर दिया, मसला वही है कि ईरान चूँकि जो उसकी बदमाशी है इसराइल की रीजन में, उसका वाहिद मुज़ाहमत वाली स्टेट है, वाहिद एक कैरेक्टर है जो उसको चैलेंज कर रहा है पूरे रीजन में, कोई और नहीं है इसके अलावा। तो जिस वजह से वो ना यूरोप को कबूल है ना अमेरिका को कबूल है, क्योंकि उनकी एक हेजीमनी बरकरार रखने के लिए एक पुलिस के तौर पर बिठाया हुआ उसको। तो ये सारी चीज़ें आर्ग्यूमेंट बेकार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं जी यूरोप में बड़ा कहा जाता है कि ईरान जो है ना उनको हमारा वे ऑफ लाइफ बड़ा पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? देखो जी हम यहाँ पर मिनी स्कर्ट्स पहन सकते हैं, हम बिकनी पहन सकते हैं। तो भाई ईरान तो कभी नहीं कह रहा कि डेथ टू ब्राज़ील या डेथ टू कोलंबिया या डेथ टू क्यूबा, वो तो नहीं कह रहा, डेथ टू वेनेजुएला या डेथ टू वेनेजुएला, बल्कि मतलब ब्राज़ील और कोलंबिया के साथ तो उसकी ट्रेड इकोनॉमिक की हिस्ट्री रही है। प्रेसिडेंट उठा के ले गया। ब्राज़ीलियन बिकनीज तो मशहूर है दुनिया में मिनी बिकनीज के नाम से। तो मैं ये ये तो मैं काटना पड़ता है तो नहीं काटना कह रहे हैं इन्हीं का नहीं, आर्ग्यूमेंट समझाने के लिए क्या है कि अगर कोई ये कह रहा है कि जी ईरान को मसला जो है वो आपसे, आपकी तहजीब से है, ईरान को मसला जो है वो किसी वजह से मसला है, या उनको ईरान से मसला जो है वो ख़वातीन की हकूक़ से है, या उनको मसला ईरान का जो है ईरान से जो है वो किस वजह से है, जमहूरियत नहीं है या कोई और रीज़न है, तो ये सब चीज़ें झूठ पे मबनी हैं। और जो इसमें अहम बात है कि सऊदीया में भी चंद साल पहले ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिली थी। तो अगर लेकिन ये जो उनके साथ ट्रेड डीलिंग्स हैं सऊदीया की, बिलियंस ऑफ ट्रेड डीलिंग्स होती हैं जो EU करता है, जो US करता है। अब तो उस पर खुश होना चाहिए सबको। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि तो हम तो एटलीस्ट उस प्रोपेगेंडा का शिकार ना होना कि चूँकि अच्छा एक और क्या आर्गुमेंट दिया जाता है कि ईरान अगर रीजनल हेजीमोन बन गया तो वो सुन्नियों को कत्लेआम करेगा। ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं ताकि ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग मुसल्लत की गई थी उन दो बड़ी पावर, जो दो न्यूक्लियर पावर हैं। लेकिन जो ईरान की जानिब से सुन्नी ममालिक के अंदर प्रॉक्सीज़ का सिलसिला रहा,
तो वो तो सुन्नी वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है हाँ ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये मसला ईरान का नहीं है, और भी कंट्रीज ने ये हरकत की है। ईरान शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोस एक्शन। मैं इस ईरान को कोई बड़ी ज़बान नहीं कह रहा, लेकिन आप ये कहेंगे सिर्फ ये ईरान के साथ यूनिक है तो ये ज़ाती होगी। ईरान के अलावा हर मुल्क ने किया है। हमारे मुल्क ने खुद अब जो अफगानिस्तान के अंदर किया है वो उसकी एग्जाम्पल सामने है। तुर्की की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जो फिर आप तो नेदरलैंड से है ना। फिर शाम के अंदर जो प्रॉक्सीज रही हैं, हर मुल्क की रही है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के अंदर भी कितनी सऊदी की प्रॉक्सीज अलग थी, और वहाँ से एक अलग ब्रांड ऑफ इस्लाम यहाँ पे आता रहा है। फ़िरकावाद की एक बड़ी तवील दास्तान है। तो आप ये कहें कि ये यूनिकली प्रॉब्लम ईरान के साथ है, तो ये भी ज़ाती। अच्छा, लास्ट में ये बताया ना, रेजिस्टेंस का जो मसला है कि भाई कि अब आपने कहा कि मुसलमान है वो हाकिमियत क्या कहा था आपने, हाकिमियत आला, सॉरी, हाँ, हाकिमियत आला जो है वो खुदा की मानेंगे, अल्लाह की मानेंगे, तो फिर रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस करेंगे तो लड़ाई होगी तो फिर बर्बादी होगी। तो वो तो फिर वो एक विक्टिम ब्लेमिंग वाला भी एक मसला हो जाएगा कि भाई कि आप ही चूंकि लड़ रहे हैं हमसे तो इसलिए वो मजबूरन बम गिरा रहे हैं आप पे आके। या फिर ये कि वो जो हमारे जो दानिशवरान समझाते हैं कि भाई कि वो फातिहीन है, उनके बनाए हुए दुनिया के अंदर हम जिंदा है, तो फिर कुछ आदाब के साथ जो है वक्त गुजारें ताकि आपके बड़े और बच्चे महफूज रहें उनसे। सही, बहुत 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 ज़बरदस्त सवाल है, और शुक्रिया आपने पूछ लिया, क्योंकि मैं भूल गया था ये पॉइंट अपनी बात में रखना। तो जो फातहीन है या जो आलमी ताकत है, आप जो कहना चाहते हैं वो नहीं कहा आपने जी, जो आलमी ताकतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं फिर उसी बात पे रेफ़र करूँगा कि दो रियलिटीज़ हैं। पहली रियलिटी है मुसलमान के दिमाग में कि वो या तो मान ले कि जी हाँ भाई यही ताकत है, तो उस लिहाज से अपनी, और दूसरी रियलिटी है कि नहीं, जी बोले नहीं है ये तो ताकतवर नहीं है, इससे हाकिमियत तो सिर्फ अल्लाह के पास है, हम उसके बंदे हैं, और जो वो कहता है वैसे ही हमें अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए। अब उस वक्त क्या हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, अब ये डिस्कशन है। हमने ये मान लिया कि नहीं जी सही है, ये एक रियलिटी है कि ये ताकतवर है, अब और ये ताकतवर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, ये ताकतवर हमारी जो आज़ादी है प्रैक्टिस करने की, हमारे अपने फ़ेथ को, हमारी तहज़ीब को, कल्चर को, मईशत को, माशरत को, वो उसको रोक रहा है। तो अब उससे कैसे निबरदाज़मा होना है कि अब ये प्रैक्टिकल इशू आ गया। अब उस प्रैक्टिकल इशू में बहुत सारे मॉडल हैं जिसको एम्प्लॉय किया जा सकता है। उसमें एक मॉडल जो है वो मुज़ाहमत का भी है, एक मॉडल है मुज़ाहमत का, और भी उसमें सियासी नेगोशिएशंस भी हैं। उसमें आप चाइना मॉडल भी उठा लें कि भाई आप बस ह्यूमिलेशन सहते रहे खामोशी के साथ, मतलब उसके लिए आपको जनरेशन को राज़ी करना पड़ेगा कि यार चुप करके बस आप ह्यूमिलेशन सहते रहे, साथ लेकिन ये कि वो 20-25-30 साल बाद आप इतने ताकतवर हो जाएं कि आप नहीं कुछ करते भी नहीं जिसमें ताकत जमा हो। एग्जैक्टली। तो उसमें बहुत सारे मॉडल हैं। इसको मैं थोड़ा सा कॉस्ट कैलकुलस के तौर पे देखूंगा कि समझें ऑक्यूपेशन है, उस ऑक्यूपेशन में या अभी न्यू कॉलोनियल प्रोजेक्ट है अमेरिका का और इसराइल का। तो अब उसकी एग्जांपल लेते हैं ब्रिटिश से। ब्रिटिश जब यहाँ पे, और ब्रिटिश की जो एम्पायर है वो भी बड़ी अमेजिंग है कि उन्होंने इतने कम अरसे में इतनी बड़ी दुनिया पे जो है वो हुक्मरानी की है। मतलब उसकी कोई तारीफ़ी कलमात में नहीं, लेकिन उसको एक्नॉलेज करना, कहते हैं ना द ग्रेट डिप्रेशन या द ग्रेट स्टॉर्म कहते हैं, तो उसकी तारीफ़ नहीं है बल्कि उसको एक्नॉलेज करना है कि वाकई बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी, हाँ बिल्कुल, तो इसमें ये शक नहीं है। तो वो उसका ख़ात्मा कैसे हुआ? उसका ख़ात्मा ऐसे हुआ कि उसमें गांधी जी की नॉन वायलेंट पीसफुल प्रोटेस्ट शामिल था, जिसने एक पूरी आवाम को मोबिलाइज़ किया। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की एक पॉलिटिकल स्ट्रगल शामिल थी, एक पॉलिटिकल मूवमेंट शामिल थी। उसमें भगत सिंह की वायलेंट रेजिस्टेंस शामिल थी, उसमें शाह वलीउल्लाह की वायलेंट रेजिस्टेंस शामिल थी, उसमें 1857 की वायलेंट रेजिस्टेंस शामिल थी। तो एक बड़ा मशहूर जुमला है जो मैं बोरो कर रहा हूँ, मुझे ऑथर का नाम नहीं पता, या जिसने जुमला क्वाइन किया उसका नाम नहीं, मैं भूल गया, कि रेजिस्टेंस मे नॉट लिबरेट यू बट इट डेफिनेटली मेक्स द ऑक्यूपेशन कॉस्टली। सो अब द मोमेंट ब्रिटेन क्यों गया, वो अच्छा बच्चा बन गया था उसके ऊपर, मतलब वो इतने अरसे तक, इतनी सदियों तक जो है वो रिसोर्सेज लूटता रहा और बदमाशी करता रहा। एक दिन उठ के ख्याल आया कि हाँ नहीं यार मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ। नहीं, क्योंकि ऑक्यूपेशन कॉस्टली हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उसके जो रिसोर्सेज उसमें इनकर हुए, उसमें जो उसके फ़ौजी हलाक हुए, उसमें जो उसकी इकॉनमी तबाह हुई। उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले ये हुआ कि इन रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ने उसको कॉस्टली बना दिया।
शाहवलीला ने, भगत सिंह ने, 1857 की आज़ादी ने, इन सब आर्म रेजिस्टेंस ने, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ गई, अब उनको अपना ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए मज़ीद मेहनत चाहिए, मज़ीद एफर्ट चाहिए, मज़ीद पैसा चाहिए, मज़ीद रिसोर्स चाहिए। द मोमेंट उनको ये रियलाइज़ हुआ कि द यूटिलिटी दे आर गेनिंग फ्रॉम दीज ऑक्यूपेशन इज़ लेस देन द कॉस्ट दे हैव टू इनकर, उन्होंने कहा नहीं जी भाई, अब ये महंगा सौदा हो गया। तो अब आप उसको ये पूरी एक्सप्लेनेशन हटा दें और कहें कि नहीं जी वर्ल्ड वॉर 2 के नतीजे में, हाँ सही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर ये मूवमेंट्स ना होती, ये जो 200 साल 250 साल तारीख रही हैं कि हर कुछ अर्से बाद कोई ना कोई तहरीक उठ रही है, भले वो सियासी हो, भले वो पीसफुल हो या नॉन पीसफुल हो, वो ये सब उठ रही हैं, उसके नतीजे में हुआ क्या, उसके नतीजे में वो कॉस्ट बढ़ती गई, उनकी बढ़ती गई, और वर्ल्ड वॉर 2 फिर वो एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसके नतीजे में वो एम्पायर फॉल हुई। तो अगर ये सब आप रिमूव कर दें इस इक्वेशन, उस कॉस्ट कैलकुलेस इक्वेशन में आप ये तमाम एलिमेंट्स रिमूव कर दें, तो हो सकता है कि ब्रिटिश, और हो सकता है क्या बल्कि ये रियलिटी है कि ब्रिटिश जो एम्पायर थी वो मज़ीद 200 साल 300 साल मज़ीद हुक्मरानी करती, 400 साल मज़ीद हुक्मरानी करती। सो ये बात समझने की ज़रूरत है कि किसी मुज़ाहमत के नतीजे में आपको ये नहीं हो सकता कि आप आज उठेंगे और जैसे ईरान है, ईरान पिछले 50 साल ऑलमोस्ट कमोबेश 50 साल से मुज़ाहमत कर रहा है इसराइल की कॉलोनियल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, और जब से खुमैनी साहब की हुकूमत कायम हुई वहाँ पे 50 साल हो गए तकरीबन, तो 50 साल से वो उसके खिलाफ है कि भाई हम जो है वो इसकी एक्सपेंशनिज्म को नहीं मानते। उससे पहले और भी कंट्री से, शाह फैसल का जो सऊदीया था उस वक्त वो भी शामिल था, पुराना इजिप्ट भी शामिल था 67 तक, और भी कंट्रीज से जो कि, लेकिन ऐसा करके सब लोग शतरंज के वो मोहरों की तरह जो है ना वो हार मानते गए या पीछे हटते गए या मामला जो भी होता गया, और इसराइल की जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट है उसको सब तस्लीम करते गए। और वही, तो क्या आपके आर्गुमेंट से मैं ये समझूं कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया तो वो भी यही फ़लसफ़ा था कि इनकी ऑक्यूपेशन को इतना मुश्किल और इतना महंगा बना दो कि ठीक है, जो हमें सफ़र करना पड़े और जो हमें नुकसान उठाना पड़े वो एक साथ ही उठा लें फिर हम। बिल्कुल हो सकता है उसके नतीजे में ये एलिमेंट भी हो, लेकिन जो मेजर एलिमेंट है, मैं प्रोफेसर नॉर्मन फिंकलस्टीन की राय से ज़्यादा इत्तफाक करूँगा कि उनकी जिन फाइटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया उस हमले में, उसमें उनकी एज थी 18 साल से लेके 24-25 साल तक, ये एवरेज एज थी, उससे कोई बड़ा नहीं था, क्योंकि एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी गज़ा और उसमें वैसी बहुत कम है बीमारी की वजह से। तो उस जनरेशन ने फैसला ये किया कि हमारी बड़े सब्जुगेशन सहते आ रहे हैं, वो अपनी आंखों से सब्जुगेशन देखते आए हैं कि किस तरह उनको चेक पोस्टों के ऊपर उनकी ख़वातीन को जो है जलील किया जा रहा है। मतलब 1 किलोमीटर की लाइन होगी, 1 किलोमीटर का ट्रैवल हमें ख्याल से हम 10 मिनट में ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन उनको 4-4, 5-5, 6-6 घंटे, कभी 12-12 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि चेक पोस्ट हैं, वो उनको जलील कर रही हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है हॉस्पिटल में, तो वहीं पे बच्चे उनके होने डिलीवर, कुछ बच्चे वहीं पे शहीद हो रहे हैं, वहीं पे जहाँ बाक हो रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बड़े हुए, वो सब देखते हुए कि हर 2-3 साल बाद वो उठते हैं और मोइंग द लॉन जिसे कहते हैं, उनका फ़लसफ़ा है मोइंग द लॉन, कि वो क्योंकि उनको हिम्मत तोड़नी होती है कि यार ये दोबारा से रीगैदर हो रहे हैं, तो हर 2-3 साल में ना उठो, उनको पीछे देख लो, उनके कुछ चंद सौ चंद हज़ार लोगों को मारो और वापस चले जाओ। हर 2-3 साल में उनको ज़मीन भी तो मोइंग द लॉन करते हैं। उसमें बहुत सारे क्लियर ऑफ द प्रोटेक्टर एज और कास्ट लेड, ये बहुत सारे ऑपरेशन उसका नाम देते हैं वो। तो वो जनरेशन ये देखती है बड़ी हुई। इस जनरेशन ने फैसला किया यार बहुत हो गया, हमारे बड़े इतने अरसे से सब्जुगेट, मतलब वो अपने, मैं उनके बड़ों पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं उनका फ़लसफ़ा बता रहा हूँ जो नॉर्मन फिंकलस्टीन की ज़बानी है, ये मेरा खुद का भी ओरिजिनल थॉट नहीं है। तो उन्होंने ये फैसला ये किया, हमारी इस्लामी तारीख में तो ये ना कि भाई इमाम हसन की सुलह भी नज़र आती है और इमाम हुसैन की मज़ाहमत भी नज़र आती है हमें। जी बिल्कुल, डिपेंड करता है हालात और इमाम हसन ने जो सुलह की वो हज़रत अमीन माविया से की थी, और इमाम हुसैन ने सुलह नहीं की, वो यजीद से की थी। तो दोनों के कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालात में हज़रत अमीन माविया मतलब एक रिस्पेक्टेबल हमारे एक तारीख के बहुत बड़े साहबी हैं, तो एक हालात का वाक़ियत का फ़र्क है, तो डिपेंड करता है कि मामला क्या होते हैं। खैर, उस सूरत हाल में उस जनरेशन ने ये जब देखा कि जी हम इतने अरसे से, इतने सालों से सब्जुगेशन रहते आ रहे हैं, हमारी ख़वातीन को जलील किया जा रहा है, हमारे बच्चों को जलील किया जा रहा है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर जो है वो शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, और उन्होंने हर हरबा आजमा के देख लिया।
उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी करके देख लिया, उन्होंने आर्म्स छोड़ के भी देख ली है। उसमें जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया उसमें बॉर्डर पे उनको जी, शहीद तो उन्होंने किया, कहा कि यार क्या बहुत, कुछ हुआ? उन्होंने कहा कि अब सब्जुकेशन और ह्यूमिलेशन बहुत हो गई है। ये सब्जुकेशन और ह्यूमिलेशन आप सोचें कि इसकी प्रॉबिलिटी बहुत हाई है, इसकी प्रॉबिलिटी बहुत हाई है कि जो लोग 7 अक्टूबर के दिन उस जेल, उस जहन्नुम नुमा जेल के जो गेट्स तोड़ के निकले थे हमला करने के लिए, बहुत हाई प्रॉबिलिटी कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई हो। उसकी वजह क्या है कि जब 2007 में इसराइल ने ब्लॉकेट लगाई थी, उस ब्लॉकेट के नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स थे जो बंद हो गए थे। जैसे अभी ब्लॉकेट लगी ना क्यूबा के ऊपर लगी, बड़ी ख़तरनाक किस्म की लगी हुई है क्यूबा, कि कोई शिप जा नहीं सकती, कोई शिप आ नहीं सकती। तो इस किस्म की ब्लॉकेट 2007 से लगी हुई है गज़ा पे। उससे पहले भी कोई, मतलब सब कुछ रावी चैन नहीं लिख रहा था, उससे पहले भी कहीं ना कुछ था, कुछ लीनियंसी थी। लेकिन 2007 के बाद तो बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था। तो उसमें कुछ प्रोडक्ट्स तो इसराइल चेक एंड बैलेंस रखती थी कि कितनी कैलोरीज जानी है, कितना फूड जाना है। तो उसमें पाबंदियों में चॉकलेट भी शामिल थी कि चॉकलेट भी इस आबादी को, इस पूरी पॉपुलेशन को, जो 2 मिलियन की पॉपुलेशन है, इसको हम चॉकलेट नहीं देंगे। उन लोगों ने ज़िंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई। अब इमेजिन करें, ऐसे लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये सारे एलिमेंट हम अगर निकाल दें और हम उसको देखें, यार पत्नी वो लोग बारबेरियन, ये वही वैस की बातें बोलने लगे कि यार वो तो बड़े बारबेरियन और बड़े ही जल्लाद किस्म के लोग थे, वो इररेशनल किस्म के लोग थे, जंगली, और कोई तहजीब नहीं उनकी, और निकल के उन्होंने ये मामला किया। और फिर उस मामला किया, उस पर भी झूठ की इंतहा कर दी कि वो 40 बेहेडेड बेबीज़ और इस किस्म की और दूसरी बातें झूठी गई। तो ये उस जनरेशन ने फैसला किया कि भाई बहुत हो गया, हम इस तरह सिसक से मरने से बेहतर है कि हम ये डिसीजन ले लें। तो उनकी इस डिसीजन को हम इस पस मंज़र में देखेंगे कि वो एक ह्यूमिलेशन की और एक सब्जुकेशन की पूरी तारीख है, और उनके ऊपर जिस तरह डोमिनेशन की गई, जिस तरह उनको निशाना बनाया गया, उन्होंने कहा बस बहुत हो गया। अब उसके नतीजे में हुआ क्या? उसके नतीजे में दुनिया वाकई चेंज होकर रह गई है। उसके नतीजे में जो पीस नॉर्मलाइजेशन होने जा रही थी इसराइल के साथ, वो अब नहीं हो रही हैं। इसराइल को अब हर तरफ से ख़तरों का सामना है। इसराइल की बका इसी में ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके, वो ईरान को क्यों चाहता है कि ईरान की रिजीम चेंज हो या ईरान कोलैप्स कर जाए, कि उसको पता है कि भाई द मोमेंट इनको रीग्रुप होने का मौका मिल गया तो इसराइल को अब एक कॉन्स्टेंट एक परेशानी में रहना पड़ेगा। उससे पहले तक तो एटलीस्ट इसराइल में ट्रेडिंग भी हो रही थी, टूरिज़्म भी था, और भी चीज़ें हो रही थी। अब वहाँ के लोग खुद, जो वहाँ के कहते हैं हम नेशनल्स हैं, वो खुद नहीं रुक रहे वहाँ पे, निकल के भाग रहे हैं अपने जहाँ से वो आए थे। तो इसराइल को इस वाले से जो परेशानियाँ हैं वो अपनी जगह बरकरार हैं, और वो उसको कंटेन रखने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहा है। मतलब उसके लिए अगर वर्ल्ड वॉर 3 भी हो जाए तो इसराइल को शायद मसला ना हो, लेकिन ये जो चाहते हैं शायद, हाँ बिल्कुल, उसके अपने थियोलॉजिकल बिलीफ्स हों शायद। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुमकिन हो पाया 7 अक्टूबर की वजह से ही, कि उन नौजवानों ने फैसला किया कि जी हम ह्यूमिलेशन और सब्जुकेशन हम सहते रहे हैं, बहुत हो गई है, हमारे बड़ों ने सही है, अब हम या तो जी मामला यहीं ख़त्म करेंगे, या फिर जो है वो कोई ना कोई इससे आगे बढ़ के बात वहीं पे आगे ख़त्म होती है कि एक तरफ हम अपने दिमाग से सोचें तो लगता है कि यार कुछ ऐसे फैसले करें कि अब खुद को और अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपनी अक़वाम को ऐसी किसी मुसीबत में मज़ीद मुब्तला ना करेंगे जिसके नतीजे में बमबारी हो, वहशियाना तशद्दुद का मामला हो। लेकिन जो सूरत लहर आप बयान कर रहे हैं तो उसमें वो दिल ये कहता है कि वो हमने ना वो मैट्रिक के नोट्स में वो एक शेर पढ़ा था कि अब इज़्ज़त पे बनाई है, सर कटने दो, खूह बहने दो, अब ऐसे ऐसे मौक़ों पे अंजाम का सोचा कौन करे। तो फिर आप जब इंसान को यहाँ तक लेके आ जाएं कि तो उसकी ज़िंदा रहना क्या, उसकी तो कोई इज़्ज़त व तकरीम ही ना बचे, तो फिर ज़ाहिर है कि वो तो फिर वो जो कुछ करेगा वो जो कुछ कर सकता है। देखिए, मैं आखिर में ईरान की बात करना चाहूँगा कि आपने कहा ना कि मुज़ाहमत, ईरान ने जितना रिस्ट्रेंट शो किया है पिछले सालों में, पिछले 50 सालों में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कितना दिन बंद रहा, या 3 हफ्ते 4 हफ्ते बंद रहा, और दुनिया की इकॉनमी हिल के रह गई है। ईरान के पास ये बार्गेनिंग चिप हमेशा से यानी कि, लेकिन ईरान ने कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है। इसके बावजूद कि ईरान के ऊपर एक ब्रूटल सैंक्शंस लगी हुई हैं, ब्रूटल सैंक्शन, बिल्कुल ऐसी गैर इंसानी सैंक्शंस हैं। क्योंकि मैंने सैंक्शन लॉ के ऊपर काम किया है, काफ़ी से काम किया है। जो आम फहम अंदाज से बताने का मकसद ये है कि सैंक्शंस का इम्पैक्ट क्या होता है कि आप सोचें मोहल्ले में रह रहे हैं, उस मोहल्ले में आपके ऊपर फॉर एग्जाम्पल सैंक्शन लग गई है,
अब आप घर से बाहर निकले, आपके घर में सोना भी है, आपके घर में चांदी भी है, आपके घर में हो सकता है कुछ और सामान भी हो, कैश भी हो सकता है, हो सकता है आपके घर में कोई चीज़ देने की भी हो। आप वो किसी से ना ले सकते हैं ना किसी को वो दे सकते हैं पूरे मोहल्ले में। और आपने कहा चलो मैं काम करता हूँ यार, ठीक है नहीं दे रहे, मैं रॉ मटेरियल खरीद के कर लूँ। वो रॉ मटेरियल भी नहीं, हत्ता कि ये कि जो दुकानदार है उसने ये शर्त लगाई हुई है, किसी को बेच रहे हैं ना, किसी मोहल्लेदार को बेच रहे हैं, उसको बोल रहा है कि देखो मैं तुम्हें आटा दे रहा हूँ, लेकिन अगर मकान नंबर 204 के ऊपर अगर ये आटा गया ना, तुम्हें दे रहा हूँ मैं ये, लेकिन ये मकान नंबर 204 पे गया ना तो तुम्हारा भी आटा बंद आज से। एंड यूजर वो नहीं हो सकता, एंड यूजर नहीं हो सकता। आप सोचें कि इस किस्म की यानी कि जो बल्कि पूरे पाइपलाइन में कहीं नहीं आ सकते ना, पूरी सप्लाई चेन में, पूरे एंड यूजर में कहीं भी ईरान नहीं पहुंच सकता चीज़ें। इस किस्म की ब्रूटल सैंक्शंस लगी हुई हैं। अब आप सोचें कि जो लोग मेहनत कोशिश करना चाह भी नहीं कि जो उसकी मदद कर सकें, वो भी नहीं कर सकते, इतनी ब्रूटल। उसके नतीजे में इराक में और ईरान में दोनों जगह मिलियन से ऊपर बच्चे मर गए क्योंकि उनको वैक्सीन टाइम भी नहीं मिली, इराक में भी और ईरान के अंदर भी। तो ईरान ने इतना अरसे तक ये रेस्ट्रेंट शो की है, इकोनॉमिक पाबंदियाँ सही हैं। उसके बाद ईरान के ऊपर हर कुछ अरसे बाद जंग जो है छेड़ देता है इसराइल। कुछ अरसे बाद अमेरिका ने उनके टॉप जो टॉप उनकी क़यादत है मिलिट्री की, उसको भी निशाना बनाया बहुत अरसे तक। और उसके बाद भी ईरान रेस्ट्रेंट शो करता रहा नेगोशिएशन में। अब ये बहाना करते हैं कि जी ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट के ऊपर बात थी, तो JCPOA एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट था जो कि EU और चाइना और अमेरिकन कोलैबोरेशन से हुआ था, जिसके अंदर ईरान ने कहा कि जी हम अपने दरवाजे खोल लें, आप आइए हमारी इंस्पेक्शन कीजिए, हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। और IAEA जो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बॉडी है जो इंस्पेक्शन करती है, उसकी हर रिपोर्ट ये कहती है कि जी ईरान ने इंस्पेक्शन के दरवाजे खोल दिए, ईरान ने NPT साइन कर लिया। यानी कि ईरान ने हर मुमकिन हद तक, जिसे आप कहते हैं मामला फहमी, वो हर मुमकिन हद तक मामला फहमी की कि आप चाहते हैं हम ना बनाए, हम नहीं बना रहे। बल्कि वो तो ओमान के मिनिस्टर ने तो कहा कि भाई एक डील बिल्कुल रेडी थी, मैं ये कि वो यूरेनियम पर गिव अप करने को तैयार थे भाई। उसके धोखा तो फिर इसराइल और अमेरिका ने दिया ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी मामला नहीं है जब तक ईरान सब्जुगेट नहीं हो जाएगा ना। ईरान कुछ भी कर ले। अब आप कह रहे हैं मामला फहमी, भाई मामला फहमी भी करके देख ली ना ईरान ने, मामला फहमी फ़लस्तीन ने भी करके देख ली थी। यासिर अरफात की जो तहरीक थी PLO, वो क्या थी कि वो पहले आर्म रेजिस्टेंस कर रहे थे। अमेरिका ने जो ऑस्लो अकॉर्ड्स थे वो क्या थे, अमेरिका ने उनको कहा कि देखो तुम्हें ना रियासत इसलिए नहीं मिल रही, तुम लड़ते बढ़ते बहुत हो, तुम अपना हथियार छोड़ो, हम तुम्हें जो ना वो रियासत लेके देंगे। तो यासिर अरफात की PLO ने 3 बातें मानी। इसराइल उस ऑस्लो अकॉर्ड में टोटल 4 बातें थी, 3 बातें मानी थी फ़लस्तीनियों ने, 1 बात मानी थी इसराइल ने। 3 बातें मनोवन मान ली फ़लस्तीनियों ने। क्या मान ली? अपनी आर्म रेजिस्टेंस छोड़ दें। PLO ने कहा हम हथियार डाल रहे हैं, हम आर्म रेजिस्टेंस छोड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसराइल को एज अ स्टेट आप एक्नॉलेज करेंगे। उससे पहले तक टू स्टेट का मसला था। उन्होंने कहा ठीक है, हम एज अ अथॉरिटी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बहरहाल कुछ ना कुछ तो फंक्शनिंग करता है, हम एज अ इसराइल को स्टेट कंसिडर कर रहे हैं, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि जी आप इसराइल के साथ निगोसिएशन में पार्ट में हिस्सा लेंगे, गुड फेथ के साथ, अमेरिका की मीडिएशन में। वो ये भी मान गए। इसराइल से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट थी, उससे ना ये एक्सपेक्ट था कि वो बमबारी छोड़ दे, ना उससे ये एक्सपेक्ट था कि वो अपनी मिलिट्री छोड़ दे, ना उससे ये एक्सपेक्ट था कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर ले। होना तो ये चाहिए था कि अगर हमने तस्लीम किया तो वो भी तस्लीम करें। उससे ये भी एक्सपेक्ट नहीं था। इसराइल से सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि जो उसकी इलीगल सेटलमेंट है, उसकी जो एक्सपेंशन है, वो रोक दे। उसको ये भी नहीं कहा कि तुम वापस चले जाओ, उसको ये भी नहीं कहा कि 1967 के बॉर्डर पे वापस चले जाओ, जो एक्चुअली रिकग्नाइज मॉडल है, क्योंकि ये 1993 में हुआ है आसपास उसके हुआ ये ऑस्लो अकॉर्ड। उसको ये भी नहीं कहा कि तुम वापस जाओ, उससे बस कहा कि बस मजीद ना करो, उसके बावजूद ना करो, मजीद ना करो। उसके बावजूद वो रुका ही नहीं, उसने बढ़ा दी उल्टा। तो मामला फहमी भी करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया फ़लस्तीनियों ने भी और ईरान ने भी सब कुछ करके देख लिया। ईरान ने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है ईरान की, बल्कि इतना रिस्ट्रेंट शो किया है कि लोग वेस्ट में, आप भी रहे मैं भी रहा हूँ, ईरान के ऊपर मजाक उड़ाते थे कि भाई ये तो बस बोलने के हैं, ये मुंह के फायर हैं, ये इनसे लड़ना वड़ना कुछ नहीं है। ईरान की ह्यूमिलेशन होती थी कि देखो हमने इनकी टॉप लीडरशिप को मार दिया, इनके प्रेसिडेंट को मार दिया, एक डेलीगेशन तो था वो था, उनको मार दिया, हम सब कुछ करते रहे, वो कुछ भी नहीं कर सकते,
वो बस वो क्या करते हैं, पहले से कॉल करके बोल देते हैं कि देखो जी हम आपकी तंजीमात भेंट करेंगे ताकि अमरीकी फोर्सेस वहाँ पे खाली हो जाएं और वो कतर में जो किया था। हाँ, इमारतों को नुकसान पहुँचा दें। तो ईरान इतना रिस्ट्रेन करके दिया है, तो मामला फहमी जब करके दिखाया तो मामला फहमी की हद कर ली ना ईरान ने, लेकिन उनको कबूल नहीं है। वो उनको कबूल यह है कि प्रॉपर टोटल सब्जुगेशन, एब्सोल्यूट सब्जुगेशन, वो एब्सोल्यूट से कम होगी ना, अगर हल्की सी भी कम होगी उनको लगे। उसमें पे क्या करेंगे, ट्रम्प को नोबेल प्राइज दे दें? तो देखें, उसमें यही है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपके पास, उस अवेलेबल ऑप्शंस को आप अफगान तालिबान से काफ़ी खार खाए में होना भी चाहिए, वैसे उसमें कोई शक नहीं है। लोगों को पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उनको नाराज़ होना भी चाहिए। नहीं, देखिए जितने लोग हमारे शहीद हुए हैं, जितना जुल्म इस मुल्क में हुआ है, तो ठीक है, आई नो हर सिक्के के दो रुख होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इस मामले में बहुत मैं उसकी आसान एग्जाम्पल देता हूँ कि ची गवेरा और फिडेल कास्ट्रो ना हमारे मज़हब के, ना हमारे मसलक के, ना हमारे नज़रियात के, लेकिन उन्होंने यूएस इम्पीरियलिज्म को एक हैवी डेंट पहुँचाया है साउथ अमेरिका के अंदर, और वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, एक इस्तारा हैं रेजिस्टेंस का, जो लेफ्ट के हमारे भाई उनके लिए, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे ना। अब आप ये कहेंगे नहीं जी, देखें जी, सोवियत यूनियन जो थी वो बदमाश आ गई थी अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान तक पहुँचना चाहती थी, उसने उसकी भी एक इम्पीरियलिस्टिक मॉडल था। ये हकीकत है। तो इसे नुआंस कहते हैं कि भाई दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ये शीशे का गिलास भी है, और ये कौन सा मॉडल जो भी है, ये क्या होता है, सैंडलिक क्या कहते हैं उसके, ये चाय का कप भी है, ये शीशे का गिलास भी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है कि आप बोले कि या तो चाय का कप होगा या शीशे का गिलास होगा। भाई दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इस तरह अफगान तालिबान के ऊपर जितनी तनकीद है वो कम है, मतलब मैं तो कहूँगा कम है वो जो तनकीद करते हैं। उसमें एक बात रह गई बहरहाल कि अफगान तालिबान के अगर तो आलमी ताकत हो, या ताकत ही अगर आप बना लें अपना मॉडल और मामला फहमी बना लें, तो फिर आप अफगानिस्तान की आवाम को यही फिर राय देंगे, यार देखो मामला फहमी का तकादा ये है कि उनकी सब्जुगेशन में रहो। तो आप ये कहेंगे कि देखो जी, वो तो चूंकि ताकतवर है ना, उनके पास अब ताकत आ गई है, तो तुम नहीं, वहाँ पे नहीं कहेंगे। वहाँ पे तो जाके बड़े अब्बू को जाके शिकायत करेंगे, इसको जाके शिकायत करेंगे, अमेरिका को जाके शिकायत करेंगे, यूएन में जाके स्पीच करेंगे कि देखो जी तालिबान क्या कर रहे हैं, और सही कर रहे हैं। मतलब मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा, वो जो समझते हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जब यही काम बाकी मुसलमान करें कि वो जो हाकिमियत आला है, जो कायनात का मालिक है, जाके हम उससे जाके बात करें और उससे लेंगे भाई हमने क्या करना है, और हम उसके लिए कुरान और सुन्नत देखें, और वो जो हमें बताया हम उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें, तब आप ये कहेंगे नहीं देखो जब मामला फहमी करो और जो आलमी ताकतों ने ये किया है वो किया है। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, डबल स्टैंडर्ड जो है, इससे ये देख के अफसोस होता है। चलें भाई, इसके बाद मेरे पास कहने को कुछ बचा नहीं है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आप जाहिर है कि बहुत सी इसमें चीज़ें सीखने के लिए मौजूद हैं। उम्मीद है जिन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा वो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका।